पाचन तंत्र हमारे शरीर की बुनियाद है और यही तंत्र गड़बड़ करता है तो जरूरत होती है एक ऐसे विशेषज्ञ की जो हर अंग को गहराई से समझे। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक अनुभवी और प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से जो पेट, आंतों, लिवर और डाइजेस्टिव हेल्थ के हर पहलू में माहिर है। चाहे बात एसिडिटी की हो, लिवर की बीमारी की हो या किसी गंभीर पाचन समस्या की हो, इनके पास हर सवाल का सटीक और वैज्ञानिक जवाब। तो चलिए जानते हैं कैसे रखें अपने पाचन तंत्र को सेहतमंद, सीधे एक्सपर्ट की जुबानी। नमस्कार, मैं शौर्यकांत त्यागी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं इटर्नल ट्रैक विद सूर्या, आपका अपना पॉडकास्ट शो। आपका हृदय से स्वागत। इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से मेरा उद्देश्य सही, जरूरी एवं सटीक जानकारी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के द्वारा आप तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं बिहार पटना से जाने माने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरज कुमार। डॉक्टर धीरज कुमार बिहार के प्रतिष्ठित संस्थान जैसे पटना मेडिकल कॉलेज और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे संस्थानों से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की है। डॉक्टर धीरज कुमार पटना के प्रतिष्ठित संस्थान पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। गैस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने का कई वर्षों का अनुभव है। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एसिडिटी क्या होता है, डाइजेस्टिव हेल्थ से संबंधित बीमारियां क्या होती हैं, एसिडिटी से बचने के उपाय क्या हैं, और लिवर, पेट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्या खाने से पेट अच्छा रहता है, क्या खाने से पेट खराब होता है, पेट के लिए कौन कौन से अच्छे आहार हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका पॉडकास्ट का, ये क्रांति है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत है। आज भी है और कल भी रहेगी और कल थी भी, और ये स्वास्थ्य क्रांति इसी तरह से आएगी। जो आपने शुरुआत किया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोगों तक स्पेशलिस्ट की बात को पहुंचाना, क्योंकि कभी कभी हमारे लिए भी टफ हो जाता है। पीएमसीएच में भीड़ बहुत होती है, हमारे क्लिनिक में भी भीड़ बहुत होती है, हम बहुत सारी बात बता नहीं पाते हैं लोगों को, समझा नहीं पाते हैं लोगों को। बहुत बार लोग पूछते रहते हैं सर क्या खाएं क्या नहीं खाएं, मेरी बीमारी का क्या है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत बात, मैं एक टॉकेटिव डॉक्टर हूँ, पेशेंट को बिल्कुल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करता हूँ। आज उसको पढ़ा के भेजता हूँ भैया ऐसे है, वैसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है इसके थ्रू हम वो सारी बातें करेंगे आज जो एक इंसान को एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए जाननी चाहिए। अपने पेट के बारे में, अपने लीवर के बारे में उसको पता होना चाहिए, क्योंकि वो अपने शरीर का मालिक है और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है उसको ये आना चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। समय ऐसा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कैसे अपने पेट को ठीक रखा जाता है। आजकल खान पान में इतने बदलाव हैं। आज जैसे बात करें कि आज से 20 साल पहले की तो चीज़ें ऑर्गेनिक होती थी, गांव में, खेतों में शुद्धता रहती थी। लेकिन आज देखते हैं कि हर एक चीज़ में फूड फोर्टिफिकेशन होता है, उसको लंबा समय तक अच्छा रखने के लिए उसमें मिलावटें की जाती हैं। और आजकल फास्ट फूड का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि लोग पेट रोगों से और एसिडिटी से हमेशा ग्रसित रहते हैं और सोचते हैं कि क्या खाने से पेट अच्छा रहता है, क्या खाने से पेट खराब हो जाता है। इन सब पर चर्चा करेंगे। तो पहले जानेंगे सर आपके बारे में कि आप जो है पटना बिहार के प्रतिष्ठित संस्थानों से आपने पढ़ाई की है डॉक्टर की। आप अपनी अभी इतने यंग हैं, और अगर गूगल पर सर्च किया जाए कि बेस्ट गैस्ट्रो डॉक्टर इन पटना तो आपका नाम सर्वोत्तम आता है। कैसे संभव हो पाया ये? देखिए, एक्चुअली क्या है कि इसकी एक कहानी है, मैं बताता हूँ। जब मैं एमबीबीएस करने के लिए मैंने सोचा, शुरुआत से ही था। मैं नवोदय विद्यालय राजगीर से पढ़ा हूँ। नवोदय विद्यालय राजगीर में जब मैं था उस समय पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे पिताजी ने मुझे सपोर्ट किया, चलो ठीक है तुमने सोचा है तो तुम पढ़ोगे। मैथ में मैं बहुत अव्वल छात्र था, मैथ में बहुत अच्छा नंबर आता था। मेरे मैथ के टीचर बिल्कुल खुश नहीं थे। जिस दिन मैंने ये बोला मुझे बायोलॉजी लेनी है 10th के बाद, उन्होंने क्या कर रहे हो, मैथ के स्टूडेंट को अच्छा नंबर आता है। फिर मैंने बायोलॉजी ली, तो उसमें बहुत लोगों ने कहा मुझे कि बायोलॉजी आपने लिया है, मैथ रख लो, डॉक्टर नहीं बनोगे तो इंजीनियर तो बन ही जाओगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, बायोलॉजी के साथ ही चलूंगा। फिर एमबीबीएस कर दिया। एमबीबीएस करने से मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि डीएम क्या होता है, उस समय नहीं पता था। मैं एमबीबीएस करने आ गया, एमबीबीएस करने लगा। उस समय मेरे मदर को पेट की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी, उनको डायबिटीज था, बहुत ज्यादा समस्या रहती थी। बहुत सारे डॉक्टर के पास मैं खुद उनको ले जाता था दिखाने के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में चलता था कि जब मुझे मौका मिलेगा डॉक्टर बनने का, जो स्पेशलाइजेशन करने का, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलता है मैं पेट का डॉक्टर बनूंगा।
तो ये चीजें थी, एक बालपन था उसमें और मैं सोचता था। फिर मैंने जब एमडी बात आई पीजी की, तो पता चला कि एमडी मेडिसिन होता है और एमडी मेडिसिन के बाद एक डीएम की डिग्री होती है जिसमें गैस्ट्रो किया जा सकता है, लीवर और पेट का डॉक्टर बना जा सकता है। तो वो चीजें तो मेरे दिमाग में थी और मैंने उसको फॉलो किया। मैंने एमडी किया, फिर डीएम किया, और साथ में जब मैं निकलता था घूमने या कहीं जाता था, डॉक्टर की डिग्री जब देखता था उसमें बड़ी बड़ी डिग्रियां, एमआरसीपी, एफआरसी, ये सब लिखा रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था देख के। तो एमआरसीपी कैसे होता है मैंने उसको भी पता किया, और मैंने एमआरसीपी की सारी डिग्रियां हासिल की। और एमआरसीपी गैस्ट्रो के लिए भी एक एग्जाम होता है जो 6 घंटे का होता है, लंदन से आयोजित किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम का एग्जाम है, उसको भी मैंने पास किया। तो आज मेरे पास डीएम गैस्ट्रो की भी डिग्री और एमआरसीपी गैस्ट्रो की भी डिग्री है, जो थोड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। बिहार में बहुत कम लोग, आई थिंक बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ये डिग्री। अच्छा, वो डिग्री आपने लंदन से की? हाँ, तो ये दोनों डिग्रियां मैंने हासिल की। और वो जो एमआरसीपी का एग्जाम था जो मैंने दिया, उसमें उनका जो क्वेश्चन होता है, जो इंडियन एग्जाम से थोड़ा अलग करता है उसको, उसमें उनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होता है कि पेशेंट रिलेटेड, पेशेंट के साथ जो चीजें होती हैं उसको आप कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्यूशन ओरिएंटेड उनका जो एग्जाम होता है, तो बड़ा अच्छा एग्जाम रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा मुझे उस एग्जाम का। उससे बहुत सारी जानकारी भी मुझे मिली, और अल्टीमेटली जो मैंने सीखा है, मैं चाहता हूँ मैं वो मेरे जीवन काल में मैं सिखा के जाऊँ सारे लोगों को। क्योंकि डॉक्टरी जो है वो ऐसी चीजें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान बांटना चाहिए। क्योंकि ये ज्ञान जो मैंने अर्जित की है, मुझे जो लगता है कि हर एक इंसान को आनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि जिस शरीर के वो मालिक हैं, उस शरीर को कैसे ठीक रखना है। और पेट के बारे में हमेशा बोलता हूँ, पेट को दूसरा दिमाग माना जाता है जी, वो दूसरा दिमाग है, गट इज सेकंड ब्रेन। ये चीज इसलिए कही जाती है क्योंकि सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन, उसको अगर आप बोलिए तो वो 90% गट में रिलीज होता है। और जितने हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं आपके ऊपर रिलीज हो रहे हैं, गट में भी रिलीज हो रहे हैं। तो अगर आपका ब्रेन खराब होता है तो पेट भी खराब होने लगता है। बहुत बार लोग बोलते हैं सर कुछ बीमारी में कुछ निकलता नहीं है, जांच बहुत कराए लेकिन पेट तो ठीक होता नहीं है, गैस तो बनी रहा है। तो वो एक अलग सेगमेंट शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं इनका जो गट ब्रेन एक्सिस है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई जी। तो सारा फोकस जो होता है हमारे पेट पे होता है, पेट में कुछ निकल नहीं रहा है लेकिन पेट खराब ही रह रहा है। तो उस चीज पे भी बात करूंगा मैं। और जो पेट की जब आप बात करते हैं तो हमारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में 3 विभाग एक साथ काम करता है। गैस्ट्रो मतलब आपका पूरा गट हो गया, इधर आपका लीवर की समस्या, और इधर पैंक्रियाज। तो गट, लीवर एंड पैंक्रियाज, तो 3 सिस्टम जो है। अब तो डीएम हेपेटोलॉजी में भी कराया जाता है, एक लीवर का अलग से ब्रांच ही बना दिया गया, उसमें डीएम हो रहा है। तो लीवर की समस्या भी बहुत बड़ी है। आपने जो बोला फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, फोर्टिफाइड फूड, इन सब चीजों के कारण हो क्या रहा है, या फिर जोमेटो, स्विगी, एवरीथिंग तुरंत खाना और प्रिजर्वेटिव के साथ बहुत दिन तक खाना रखना, उसके कारण क्या हुआ है, फैटी लिवर की समस्या बहुत राइज की। और अभी का जो डाटा डब्ल्यूएचओ का चौंकाने वाला है, अप टू 40% इंडियन सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर, मतलब लगभग 50 करोड़ लोगों को इंडिया में फैटी लिवर है। बहुत बड़ा और इसमें बच्चों को भी फैटी लिवर हो रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो ओबेसिटी के शिकार हैं, मोटापा, और उनको फैटी लिवर है। पेडियाट्रिक एनएफएलडी की बातें होती है, हम लोग इस बार सेमिनार गए थे कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में, उसमें बच्चों के फैटी लिवर पे बहुत ज्यादा कंसर्न हम लोग का था। उसका भी बहुत तेजी से ग्राफ आगे बढ़ते जा रहा है। तो समझने की बात है कि ये लीवर जो है ये काम क्या करता है, पेट कैसे काम करता है, और पैंक्रियाज का क्या काम है। पहले मैं नॉर्मल काम की बात करता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, जो कॉलेज में, बोलता हूँ अगर फिजियोलॉजी मजबूत है आपकी, अगर आपको पता है कि काम होता कैसे है, तो उसका डिस्फंक्शन भी आपको पता चलने लगता है कि काम खराब हो रहा है। और अगर वो डिस्फंक्शन पता चलता है तो पता चलता है कि इसमें क्या दवाई देनी। तो पहले फंक्शन। बहुत बार मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, मैं 10 साल से परेशान हूँ, जब पूछता हूँ तो पता चलता है ये तो नॉर्मल चीज है, उसको वो नॉर्मल समझ के 10 साल से परेशान। तो नॉर्मल पता होना चाहिए भाई कि 2 बार जो अगर स्टूल पास करें तो नॉर्मल है। बहुत लोगों को लगता है कि सर एक बार ही पे खाना होना था, मेरा तो 2 बार हो रहा है, मतलब हम बीमार पड़ गए। पतला हो रहा है, बीमार, अरे पतला हो रहा है 2 बार हो रहा है तो ठीक है। तो क्या नॉर्मल है, पहले मैं उसकी बात करूं जी। तो मैं बात करता हूं कि पेट का फंक्शन क्या है। जब आप खाना खाते हैं तो आपका ये जो खाना खाने का, इसमें मैं आयुर्वेद का मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। मैं हूँ एलोपैथ डॉक्टर, लेकिन दिल से मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आयुर्वेद जो है वो जीना सिखाता है, और बिना जीवन शैली के आप पेट के रोग को ठीक नहीं कर सकते। अगर आपकी जीवन शैली ठीक नहीं है तो ना तो फैटी लिवर ठीक होगा और ना ही गैस बनना कम होगा जी। आप कितनी भी दवाई खा लो, वो कंप्लीट खत्म नहीं होगा। खत्म तभी होगा जब आप अपने आप को बदल लोगे। तो ये बदलाव जो है कैसे आएगा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो आपको भोजन मिल गया, भोजन की थाली सामने लगी हुई है, आपने उठाया भोजन, हाथ में मोबाइल रखे हुए हैं, मोबाइल भी चल रहा है, भोजन भी कर रहे हैं, फटाफट पता ही नहीं चला भोजन कब खत्म हो गया, उठ के गए और भोजन करते करते 1-2 गिलास पानी भी पी लिया। ये शुरू होता है आपके बीमारी का कारण। तो सबसे पहले समझना होगा कि भोजन को करना कैसे है। भोजन को आपको पूजा की तरह करना है। जैसे आप पूजा करते हो, आपके सामने थाली पड़ी हुई है, और सबसे अच्छी बात, सबसे जो जरूरी बात है, अगर आपके पास संभव है तो आप नीचे बैठ के भोजन करें, पालथी मारे,
जो पुराने जमाने में हम लोग करते थे वो खत्म हो चुका, डाइनिंग टेबल का जमाना है, तो उसका भी एक साइंस है। आप अगर बैठ के भोजन करते हो तो पाचन शक्ति उससे बढ़ती है, पालथी मार के अच्छे से बैठ के। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, खड़े होकर नहीं करना है, अगर बैठने का चाहे तो बैठ के करना है। भोजन करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको टाइम देना है, उसको च्यू करना है। जितना आप च्यू करते हैं उतना वो माइक्रो पार्टिकल में चेंज होता जाता है, तो डाइजेशन करना आसान होता है आपकी बॉडी को। नंबर 2, भोजन करते समय पानी बिल्कुल ही नहीं पीना है, अनटिल अनलेस की बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई कि बिल्कुल सड़क गए हो तो पानी पी लिया। तीसरी बात, भोजन करते समय डिस्ट्रैक्शन यूज नहीं करना, ना बच्चों को कराना है। बच्चों को आजकल वो चला हुआ कि मोबाइल दिखा के भोजन करा दिए, तो उससे आधा से ज्यादा न्यूट्रिशन तो उसका वहीं वेस्ट हो जाता है, और बच्चों को पता ही नहीं चलता है हमने कितना खाया। ओवर ईटिंग, वोमिटिंग, डायरिया, सब वो बहुत बड़ा कारण हो जाता है मोबाइल। आप खुद भी अगर आप खाना खा रहे हो तो स्ट्रेस फ्री होके खाओ और मोबाइल यूज नहीं करो। और जो इंपॉर्टेंट बात है, खाना खत्म करके तुरंत पानी नहीं पीना है। उससे क्या होता है, आपने खाना खाया, आपका खाना पेट में गया, वहाँ एंजाइम रिलीज होता है, HCl, हाइड्रोक्लोराइड, इसके बाद आपका पेप्सिन है, एमाइलेज है, ये आपने पानी लिया उसको डाइल्यूट कर दिया। अब सिंपल केमिस्ट्री का सिद्धांत है, एंजाइम में आपने एक बोतल पानी डाल दिया, पानी पूरा एंजाइम डाइल्यूट हो गया, भोजन जो पचना चाहिए था तुरंत, तो पचने में टाइम लग गया। तो पानी कब पीना है, तो 2 से 3 घंटे बाद कोशिश करेंगे थोड़ा पानी पी ले, गले को ठंडक मिल गई, या 2 से 3 घंटे बाद भरपूर पानी पीना है। एक बार भोजन कर लिया तो भोजन के करने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद में प्रॉपर पानी पीना है। हाँ, प्रॉपर टाइम है आपके पेट में, आपने खाना खाया, फिर मैं बात करता हूँ स्टमक है, स्टमक में आपका खाना 4 घंटे तक रहता है, और वो धीरे धीरे वो डुडेनम में बढ़ता है, छोटी आंत में जाता है, जब तक उसका पूरा का पूरा मिक्सिंग होता है एसिड के साथ, फिर डुडेनम में। तो जब आप पेट में जब तक खाना है तो उसको 2 से 3 घंटे लगता है उसको एंजाइम एक्ट करने में, तो 2 से 3 घंटे बाद पानी पीना है। फिर बात आती है कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे नहीं जाना है, आपको खाना खा के थोड़ा अपने शरीर को मूवमेंट देना है, चलना है। हो सके तो एक जो हम लोग योगासन में जो हम लोग बोलते हैं बैठने के तरीके, खाने के बाद उसमें उस तरीके से बैठना है। तो ये सारी चीजें आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है। तो मैं बता दो देता हूँ अपने पेशेंट को कि भाई ऐसे करो, घर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, दवाई खा लिया चलो काम हो गया, नहीं, काम आपका यहाँ खत्म नहीं होता। आपका जीवन शैली आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। फिर बात आती है कि सर खाना खा लिया, सब कर लिया, फिर ये रात का जो खाना है, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 टाइम का खाना आपके पास है। नाश्ता राजा की तरह खाओ, राजा महाराजा की तरह खूब सारी थाली लगाओ। आप देखो कभी भी किसी 5 स्टार होटल में आप रुकते हो तो बफे लगता है, 50 तरह का खाना लगा हुआ, आप उठा रहे हो खा रहे हो, तो क्यों बफे लगाया जाता है? क्योंकि नाश्ते के टाइम पे अच्छे से खाना खाना है, बहुत देर से पेट भूखा है। दोपहर का खाना नॉर्मल इंसान की तरह, रात का खाना भिखारी की तरह, बेगर की तरह, थोड़ा दे दो भाई, इतना दे दो, इतने हाथ में आ जाए, मतलब कम से कम खाना है। रात के खाना और सोने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप। तो योगा में और आयुर्वेद में क्या कहा जाता है, सूर्यास्त हो गया तो खाना मत खाओ। इसका रीजन नहीं, सूर्यास्त के पहले खा लो, क्योंकि आपका सोने का टाइम जो है वो 3 से 4 घंटे बाद हो जाए। तो खाने और सोने के बीच का गैप रखना है 3 से 4 घंटे, और खाने के बाद थोड़ा एक्टिव रहना है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल चीज है। फिर आता है कि सर खाना खाने के बाद थोड़ा पेट भारी हो जाता है, गैस बन जाता है, तो ये फिर वही बात है कि इसमें ये नॉर्मल और एबनॉर्मल कब समझे। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी और गैस बन रहा है, और खास करके जब आप तेलीय चीज खा रहे हैं, जैसे पूड़ी खा लिया, पराठे खा लिए, आप छोला आपने खाया, तो ये सारी चीजें जो है इसको गरिष्ठ मानते हैं हम लोग, उसमें थोड़ी गैसियस टेंडेंसी होती है। आपने बहुत सारी मिठाई खा ली, ये गैस बनता कैसे है, ये गैस कहाँ से बनता है, गैस का सोर्स क्या है? तो खाने की थाली की बात करूं तो उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, 3 चीज जो मिला है। उसका मिनरल्स है, विटामिन है और बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वही सोर्स होता है गैस बनाने का। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई, तो कोई भी मीठी चीज में कार्बोहाइड्रेट होती है, आलू में कार्बोहाइड्रेट है। तो जो भी हाई फॉडमैप फूड है, जिसको हम लोग IBS के पेशेंट बोलते हैं कि लो फॉडमैप का, हाई फॉडमैप का मतलब होता है फर्मेंटेबल फूड, जो बॉडी में जाए और फर्मेंट करने लगे, तो उससे गैस ज्यादा बनेगा। तो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो गैस वाले मरीज सुन रहे हैं, बड़ा वो एक कहावत है कि कीप एप्पल एंड डॉक्टर अवे वाला, जो आप लोग सुनते हैं, एक एप्पल खाओ और डॉक्टर को दूर रखो। तो गैस वाले मरीज के लिए उल्टा, एप्पल खाओगे डॉक्टर के पास आ जाओगे। गैस का एक गोला है, एक सेब, तो सेब का फॉडमैप हाई है जी, उसका फॉडमैप हाई है। तो 3 फल मैं हमेशा मना करता हूँ गैस वाले मरीज को, जो गैस के क्रोनिक मरीज हैं, एप्पल, आम और वाटरमेलन, खरबूज, आम और सेब। ये खाना ही नहीं है जिनको एसिडिटी की समस्या है। हाँ, जिनको गैस बहुत बनता है, ये फल खाएंगे गैस और बढ़ जाएगा। तो ये पहली बात। दूसरी बात होती है कि जिनको जो गैस के बहुत मरीज है, इसको 2 चीज बोलते हैं, हमेशा मैं पॉडकास्ट के थ्रू बोलता हूँ, एलिमिनेट करके पहले देख लो, डॉक्टर के पास मत आओ। तुम दूध मत खाओ, बिल्कुल दूध के सारे प्रोडक्ट बंद कर दो। क्योंकि क्या होता है, जो हम लोग एशियंस हैं, हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, हम लोग के पास जो लैक्टेज एंजाइम है वो बाई द एज खत्म होते जाता है। बच्चों में दूध पचाने की शक्ति बहुत रहती है, 10 साल तक के बच्चों में अच्छे से, जैसे आपका एज बढ़ते जाता है वो लैक्टेज कमते जाता है। तो आप अगर दूध पी लिए 250 ml या 250 ml से ज्यादा, तो क्या होगा, वो पचेगा नहीं, वो नहीं पचेगा तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, वो जाके फिर गैस बनाएगा और बहुत अच्छे मात्रा में गैस बनाएगा और डायरिया भी कराएगा। तो लैक्टोज बंद करके देखें, दूध बंद कर दें। दूसरा, दूध का सब्स्टिट्यूट पूछते लोग, मैं बोलता हूँ दही खाओ।
दही में वो चीज कम है। फिर होता है कि सर और क्या ऐसी चीजें जो गैस बनाए, तो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं बहुत सारे लोग। आजकल अमेरिका में एक ट्रेंड चला हुआ ग्लूटेन फ्री डाइट। तो मैं इंडियन लोगों को भी समझाना चाहूंगा, यहाँ के लोग को भी, अगर आपको गैस की समस्या हो रही है, आपको लग रहा है कहीं ना कहीं से डायरिया हो रहा है, तो दूध और साथ में ग्लूटेन बंद करो। ग्लूटेन कहाँ कहाँ है? व्हीट, ओट्स एंड रागी। व्हीट में मतलब गेहूं में, ओट्स में, इस में ग्लूटेन है। तो एक साथ आपने ओट्स और वो बंद कर दिया, आटा बंद किया गेहूं का। फिर आपने गेहूं के आटे की जगह घर में बोल दिया भैया हमको बाजरा, मक्का, सिंघाड़े का आटा या फिर वो आप जो बोलते चावल का आटा पिसवा लो, और वो मल्टीग्रेन आटा विदाउट गेहूं, गेहूं हटा दो उससे, उस आटा का यूज करके देखो। ये सारे नॉर्मल ट्रिक्स हैं जो आपको डॉक्टर के पहले ही आने के पहले ही, मैं ये ट्रिक्स यूज करके मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मैं अपने पूछता हूँ प्रैक्टिस कैसे चल गई, तो मैं टॉकेटिव डॉक्टरों में लोग समझता हूँ, और मैं देखता हूँ कि दवाइयां, अगर कोई पेशेंट दवाई से नहीं ठीक हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके लाइफ स्टाइल में फॉल्ट है। सिंपल है, प्रॉब्लम जहां है, उस जहां से लीकेज है वहां आपको बंद करना होगा। आपने दवाई डालते जा रहे हैं, पेशेंट का लीकेज तो इधर से हो रहा है, तो उसके खाने पीने का आपका पूरा हिस्ट्री लेना है। तीसरी चीज आती है ये जो नॉर्मल जो तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस तरीकों को अपनाना चाहिए लोगों को। फिर तीसरी बात आती है कि सर सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ कर दिया अवॉइड, लेकिन तब भी गैस बन रहा है। तो आता है कि गैस, ये जो गैस बनना, भूख में कमी आना, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। ताकि जी इसमें तकलीफ क्या हो जाती है, आज मैं आया हूँ अपने ओपीडी, एक मरीज को देखा, आपको बिलीव नहीं होगा, उनको भी सिर्फ गैस की समस्या थी, और ज्यादा नहीं, 2 महीने से थी। 50 साल के बुजुर्ग थे, गैस बन रहा है सर, गैस बन रहा है। मैंने एंडोस्कोपी किया, ये एक साइंटिफिक है कि 50 साल के ऊपर कोई गैस का मरीज आए और अचानक से गैस बनना, तो एंडोस्कोपी में उनको कैंसर की डायग्नोसिस, उनको पेट का कैंसर हो रखा था, और वो गैस के रूप में दवा ले रहे थे, गैस की दवाई ले रहे थे, गैस के रूप में प्रेजेंट भी कर रहा था। उनको बदल सर बस गैस बन जाता, पेट भारी हो जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शकों यहाँ से कि आपने ये जो मैंने नुस्खे बताए आपने यूज किए। अगर आपका एज कम है, 25 साल के हो, 30 साल को, आजकल ये कम एज में गैस और कब्जियत की समस्या बहुत बढ़ गई है, और ये बहुत खराब बात है। मतलब मैं इसलिए स्वास्थ्य क्रांति की बात करता हूँ। आज के डेट में आप जब देखिएगा यहाँ के लड़कों को, जो पुराने और आज में आपने जो बताया, खाने में तो अंतर आया ही। सबसे बड़ा अंतर क्या आया है? सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। मतलब लड़का चल ही नहीं रहा है, बैठा है फोन पे लेके, ऐप पे पढ़ाई हो रही है, ऐप पे हो रहा है, फिर ऐप पे ही सो जा रहे हो। फिजिकल एक्टिविटी नील हो गई है। दूसरा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सब लोग स्ट्रेस में है। एवरीवन रैट रेस कि हमको भागना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, पढ़ना है। अरे पढ़ना है भैया, रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा आपका? पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य कंप्रोमाइज हो रहा है, आपका ब्रेन उस लेवल पे काम नहीं कर रहा है जिस लेवल पे काम होना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ानी है आपको ब्रेन की, तो उसके लिए आपके पेट को सही रखना होगा, आपके ब्रेन को सही रखना होगा। तो आपको बिलीव नहीं होगा, हमारे ओपीडी में पीएमसीएचओ यहाँ हो, 60% 20 से 30 साल के लोग आ रहे हैं, और उनकी समस्या सुन लोगे तो बड़ा घबराहट हो जाती है कि कब्जियत हो गई, 3 दिन तक पैखाना ही नहीं हो रहा है, कब्जियत हो जाती है। सर कब्जियत बुढ़ापे की बीमारी थी, अर्ली एज में कब्जियत हो रही है, और क्या भैया, तो गैस बन रहा है पेट में, और सारा जांच नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन समस्या बढ़ती जा रही है। सर उनको बताऊंगा दौड़ो, दौड़ते हैं तो नहीं सर, दौड़ते नहीं है। कम से कम ये जो जनरल कंपटीशन वाले जो दरोगा की तैयारी, उसमें एक अच्छी बात है, दौड़ ले रहे हैं। नीट और आईआईटी वाले तो बच्चे बिल्कुल बैठे हुए हैं, उनको तो लगता है फिजिकल का तो एग्जाम है नहीं भाई, मेरा तो मेंटल एग्जाम। अरे भाई, मेंटल ठीक रखने के लिए भी तो दौड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से भी पेट बहुत प्रभावित होता है। तो टिप ऑफ आइसबर्ग की मैंने बात की कि वो जो दिख रहा है गैस, उस गैस के नीचे बड़ी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो मैं बीमारी अब गिनाना शुरू करता हूँ। गैस की मरीज, नंबर 1 जो बीमारी हो सकती है कि पेट में अल्सर बन रहा हो। अल्सर 2 तरीके का होता है, एक अल्सर बेनाइन होता है जो दवाई खाया गैस की गोली ठीक भी हो जाता है, एक अल्सर कैंसर का रूप ले लेता है, अल्सर से ही कैंसर होता है। एक तो ये होगी, दूसरी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। तीसरी बीमारी जो हो सकती है गैस्ट्राइटिस, फिर बड़ा रूप ले सकता है, अल्सर बन सकता है, कैंसर बन सकता है। तीसरी बीमारी होती है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, बड़ा कॉमन, इंडिया में क्राउडेड प्लेस है, एच पाइलोरी इज वेरी कॉमन। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन से भी कैंसर होता है और वो भी अल्सर कराता है। तो ये सारी चीजें नोटोरियस है, अगर ये मिलती है तो उसको तुरंत का तुरंत ठीक करो। चौथा चीज क्या हो सकता है? सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज क्या है? जो मैंने बताया, ग्लूटेन सेंसिटिविटी के कारण बीमारी हो जाती है। उसमें न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, आपके शरीर में नहीं जा रहा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। उसमें क्या आएगा? बच्चे की तकलीफ क्या लाएंगे? बच्चे का ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, 9 साल का बच्चा है लेकिन छोटा ग्रोथ है, हाइट वेट नहीं बढ़ रहा है, खाना खाता है उल्टी कर दे रहा है। तो मैं रेड फ्लैग साइन की बात करता हूँ, कि आपके जितने भी ऑडियंस है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या रेड फ्लैग साइन दिखे आपके परिवार में किसी लोगों को, तुरंत डॉक्टर के पास भागना। नंबर 1 सबसे पहला कि गैस के साथ साथ उल्टी हो रहा हो, या उल्टी ऐसा मन कर रहा हो, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, 1 महीना हो चुका है, उल्टी ठीक नहीं हो रही है। दूसरा, वजन में कमी आते जा रहा हो, क्योंकि गैस से कभी वजन नहीं कमेगा। अब गैस बन रहा है, अपना खा रहा है, अपना वजन ठीक है, वजन में कमी, वजन जो नॉर्मल सिग्निफिकेंट वेट लॉस किसको बोलते हैं? 4.5 kg 6 महीने के अंदर,
ओके 6 महीने में 4.5 केजी ज्यादा वेट लॉस अगर हुआ तब, और अगर पता है तो 10% उसका जो बॉडी वेट उससे 10% से नीचे चला गया हो तो उसको सिग्निफिकेंट वेट लॉस बोलते हैं। वेट लॉस हो रहा हो। तीसरा, खून आ गया, उल्टी हुई एक बार उसमें खून दिख गया जी। या पैखाने के रास्ते में खून दिख गया। जी। पांचवा जो चीज होता है, फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, उसके फादर को, मदर को या ग्रैंड मदर को, मतलब जो उनकी फर्स्ट जनरेशन फैमिली उसमें किसी को पेट का कैंसर हो रखा हो या फिर बड़ी आंत का कैंसर हो रखा हो। ये सारे जो 5 बात मैंने बताई, इसमें अगर कहीं भी कुछ मिल रहा हो, गैस बन रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तुरंत पकड़ के डॉक्टर के यहाँ जाके इलाज कराना है। अपना सारा जो तकलीफ है बताना है, वो अपने हिसाब से डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। उसमें जो इलाज की जो प्रक्रिया होती है, हम लोग जो करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जनरली हमारे पास लोग अल्ट्रासाउंड करा के ही आते हैं, लेकिन बहुत लोग तुरंत आ जाते हैं। तो हम लोग पहले तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कुछ ग्रॉस दिक्कत तो नहीं है। इसमें ग्रॉस दिक्कत अल्ट्रासाउंड में क्या आ सकती है, कभी कभी कैंसर जो होता है लीवर का या फिर गॉल ब्लैडर का कैंसर, वो भी दर्द के रूप में और गैस के रूप में आता है, तो वो पकड़ा जाता है जी। दूसरी जो चीजें होती हैं अल्ट्रासाउंड में, कभी कभी माइल्ड गैस्ट्राइटिस करके वो लिख देते हैं कि सूजन आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है। उसके बाद हम लोग नहीं बीमारी मिलने पे इंडोस्कोपी का प्लान करते हैं। इंडोस्कोपी बहुत उसके लिए डरते हैं कि इंडोस्कोपी में क्या होता है। इंडोस्कोपी में बताता हूँ, आधा मिनट से 1 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसमें हम लोग कैमरा ले जाके पेट में जाते हैं और पेट के अंदर का सारा म्यूकोसा देखते हैं। जो म्यूकोसा है वो बाहर से नहीं दिखता, अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन में भी मिस हो जाता है। उसमें अर्ली स्टेज कैंसर भी पकड़ लेते हैं, एकदम अर्ली स्टेज, स्टेज 1 एंडोस्कोपी। हाँ, एंडोस्कोपी में अर्ली स्टेज, अभी शुरू हुआ है कैंसर, आप उसको पकड़ सकते हैं। अल्सर छोटा बना है, छोटा से बड़ा अल्सर, पोलिप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें देख लेते हैं। बायोप्सी लेने की सुविधा है, अगर कुछ खराब दिख रहा है उसका टुकड़ा निकाले, जांच में भेजे, जांच आपके सामने, रिपोर्ट 10 दिन में आ गया, भैया इसको ये बीमारी हो रखी है। तो बहुत सारी सुविधा उसमें हम लोग को मिल जाती है। उसमें हम लोग लगभग 90 से 100 तरह की बीमारियों का इस 1 मिनट के टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग कराते हैं तब जब क्रोनिक बीमारी हो, मतलब गैस बनते जा रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो, उल्टी हो रही हो, ठीक नहीं हो रही हो, पेशेंट को पिखाना हो रहा हो बहुत लंबे समय से, ठीक नहीं हो रहा हो, वजन में कमी हो रही, ठीक है। तो ये सारी चीजें में हम लोग वो करते हैं। फिर आता है कि कोलोनोस्कोपी की भी एक होती है, कोलोनोस्कोपी जिसमें पिखाने बड़ी आंत में हम लोग पाइप डालते हैं, पिखाने से खून आ रहा हो, पिखाना बहुत ज्यादा हो रहा हो, रोक नहीं पा रहा हो, तो उस सारी चीजों में हम लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं। और उसको हम लोग आईबीडी करके एक बीमारी होती है उसको डायग्नोस करते हैं। आईबीडी क्या होता है, इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज। एक टीबी होती है बढ़िया, टीबी जो है वो सिर्फ फेफड़ा का टीबी नहीं होता है, वो टीबी, हाँ, आंत की टीबी भी होती है और बड़ा कॉमन है इंडिया में। आंत की टीबी का क्या लक्षण है, तो यहाँ नीचे दर्द होना और वेट लॉस होते रहना और पिखाने की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, कोई छाती में कोई तकलीफ नहीं। तो आंत की टीबी भी बहुत बार हम लोग उस माध्यम से देख लेते हैं, पता कर लेते हैं। कैंसर के जो रोगी होते हैं वो भी इस तरह के लक्षण लेके आते हैं, पेट में दर्द हो रहा है और पिखाना बार बार हो रहा है, पता चला अंदर गए तो कैंसर। हमको इस महीने में कम से कम हम लोग 8 से 9 महीने ऐसे केस देखे जो मैं हिल गया देख के। उनका ब्लड आ रहा था पिखाने के रास्ते से और उनका पाइल्स का सर्जरी भी कर दिया गया बोल के कि पाइल्स है, और अल्टीमेटली वो कैंसर था। जब मैंने वो खून तो रुका नहीं ऑपरेशन के बाद भी, जब मैंने स्कोपी डाला तो देखा कि तो कैंसर जी। तो इस तरह से भी बहुत बार मिसडायग्नोस्ड एंड मिसमैनेज्ड केस हमारे पास आता है। तो आपको पाइल्स है कि कैंसर है बहुत मुश्किल नहीं है पकड़ना। पाइल्स के जो मरीज होते हैं उसमें जो खून आता है वो कभी स्टूल के साथ पूरा मिक्स होकर नहीं आता है, वो अलग से गिरेगा। जस्ट लाइक द ड्रॉप गिर रहा है, अपने नल खोला उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड गिरता है जी, फ्रेश ब्लड। जनरली जो कैंसर वाले मरीज होते हैं उसमें खून जो आता है वो स्टूल में मिक्स रहता है और हैवी अमाउंट भी होता है। और दूसरी बात, उसका वेट लॉस होते रहता है मरीज कमजोर होते जाता है। जैसे पाइल्स के मरीज को आप हट्टा कट्टा देखिएगा, लेकिन कैंसर के मरीज को देखिएगा सूखा हो, देख के लग जाता है यार इसको तो लग रहा है कि कैंसर। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पेशेंट को भी ये जानना चाहिए कि हमको पाइल्स नहीं है, हमको कुछ और हो रखा है जी। तो ये अच्छे घर की बात मैं बता रहा हूँ, जो पाइल्स के नाम पे दवाई खा रहे थे उनको कैंसर निकला। तो ये चीजें उनको आनी चाहिए। और कभी भी पिखाने में खून आया तो उसको पाइल्स समझ के इग्नोर नहीं करना है। उसको मैं क्या बोला, रेड फ्लैग्स हैं, उसको आपको दिखाना है डॉक्टर के पास जाकर। हमारे पास सुविधा है, 5 मिनट का जांच है कोलोनोस्कोपी, उससे हम लोग पकड़ लेते हैं कि क्या बीमारी हो रखी है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। और पेट के बारे में बात करूंगा तो पेट में कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को 3 तरह का लक्षण है। एक तो गैस बन रहा है, गैस के साथ कभी कभी पेशेंट को बहुत जोर का पेट में दर्द लेके आते हैं। पेट दर्द बड़ा मिस्टीरियस थिंग है कि कहाँ, तो उसमें साइड के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अगर इधर दर्द हुआ तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, यहाँ गॉल ब्लैडर बैठा हुआ, इधर दर्द हुआ तो पैंक्रेटाइटिस हो सकती है, नीचे दर्द हो गया तो अपेंडिसाइटिस हो सकती है। या कभी कभी पेट के डॉक्टर के पास आते हैं, पता चला किडनी का स्टोन था। किडनी का स्टोन में भी दर्द होता है और वो राइट फ्लैंक में होता है, मतलब यहाँ से उठेगा कमर की ओर जाएगा, बहुत सीवियर पेन पीछे की तरफ। तो ये जो नॉर्मल चीज है, ये पेशेंट को भी आना चाहिए, अवेयरनेस इतना होना चाहिए कि ये चीजें हो सकती है। तो अल्ट्रासाउंड उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। जब भी कभी भी आपको जोर से पेट दर्द हो, अच्छे आप डॉक्टर के पास नहीं भी पहुंच पा रहे, अच्छे रेडियोलॉजिस्ट को पकड़िए, अच्छे अल्ट्रासाउंड कराइए, जगह पे जाकर अल्ट्रासाउंड कराइए।
पहले डायग्नोसिस बनाएगी पेट दर्द, सब कुछ नॉर्मल आएगा, तब मेरा रोल शुरू हो जाता है कि एक इंडोस्कोपी करके देखूंगी कि कहीं अल्सर और गैस्ट्राइटिस का दर्द तो नहीं। तो जो चीजें अल्ट्रासाउंड में नहीं आती, हम लोग इंडोस्कोपी के माध्यम से निकालते हैं कि कहीं उसके बाद भी नहीं आया तो सीटी स्कैन की सुविधा है। बहुत बार क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का दर्द जो है अल्ट्रासाउंड और इंडोस्कोपी में नहीं आती है, तो सीटी स्कैन से हम लोग उसको बाहर करते हैं जी। अब मैं बात करूंगा लीवर के बारे में। जो लीवर के जो मरीज हैं उसमें 3 तरह की बात मैं करता हूँ। एक तो होता है फैटी लीवर जी। फैटी लीवर बाद में वो चेंज हो जाता है एस्टिट्यूटिव हेपेटाइटिस में, मतलब फैटी लीवर चेंज हो गया, सूखने लगा लीवर। और तीसरा फेज आता है सिरोसिस का, जी। जो बहुत आप लोग कॉमन सिरोसिस हो गया, इन स्टेज है, लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और ये डाटा बहुत ही मतलब हिला देने वाला है कि इंडिया में मतलब ये सर्ज होते जा रहा है लीवर ट्रांसप्लांट का। लोग का वेटिंग लिस्ट 1-1 साल का है। लोग सिरोसिस के मरीज यहाँ पे जो है वो मतलब पूरी दुनिया में नंबर इंडिया का आगे आते जा रहा है सिरोसिस के मरीज में। और अल्कोहल वाज द मेन रीजन 20 ईयर या 10 ईयर एगो, लेकिन अब अल्कोहल को भी सरपास कर रहा नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। आपका मोटापा, आपका लाइफ स्टाइल, आपके खाने का तरीका, डायबिटीज, जी, ये सारी चीजें बना रही हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। उसका नाम भी बदल दिया गया है, इस पर हम लोग ने टॉक भी दिया था। उसका नाम बदल के MAFLD या MASLD कर दिया गया, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड एस्टिट्यूटिव हेपेटाइटिस और मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड लिवर डिजीज। तो ये मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब होता है आपके बॉडी का, और वो डिस्टर्ब आप खुद करते हैं, आपने अपने बॉडी को गति में नहीं रखा, दौड़ना बंद कर दिया, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में चले गए, जंक फूड का सेवन किया, मोटापा बढ़ते जा रहा है। उसका जो पहला साइन है त्यागी जी, मैं अभी बता सकता हूँ, देख के यहाँ पे लोग खड़े हैं कि किसको फैटी लिवर। मेरे यहाँ पेशेंट आता है, मैं बोलता हूँ पहले गर्दन दिखाओ भाई, तो ऐसे गर्दन दिखाया, गर्दन देख लिया, अब गर्दन देखो मस्सा बन रहा है, काला हो रहा है, मतलब इसको फैटी लिवर होना शुरू हो गया जी। तो आंख से पकड़ लीजिएगा कि भैया इसको फैटी लिवर हो रहा है। मतलब अगर फैटी लीवर किसी को है तो गर्दन पे मस्से बनना शुरू हो जाएंगे, एकांथोसिस निग्रिकेंस, काला होने लगता है गर्दन के पास, लाइन आने लगती है, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। जी। ठीक है, तो ये साइन हो गया। दूसरा साइन वो खुद आके बोलेगा कि सर आजकल मैं बहुत थक जा रहा हूँ, तो वो भी एक पहला साइन है फैटी लिवर। लीवर की बीमारी का, किसी भी तरह का लीवर का बीमारी हो, पहला साइन की आफ्टरनून फैटिग, दोपहर जाते जाते ऐसा लगेगा कि अब काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो कोई भी आपने जो सुन रहे हैं मेरे दर्शक जन, अगर कोई को भी ऐसा लग रहा है कि मैं थक रहा हूँ ज्यादा, पहले की तुलना में एनर्जी कम हो रही है, तो लीवर की जांच कराओ जी। क्योंकि लीवर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन, यही उसकी सबसे बड़ी खराबी भी। क्योंकि जो सबसे स्ट्रांग होता है, जैसे अब त्यागी जी बहुत स्ट्रांग इंसान है, ये सारी बातें सह लेते हैं, बताते नहीं है। एक दिन अचानक से पता चला त्यागी जी चले गए डिप्रेशन में, भाई इतने दिन से हंस रहे थे, अचानक से चले गए डिप्रेशन में। तो सहते 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 चले गए, क्योंकि बहुत मजबूत थी यही लीवर के साथ, वो सहते रहता है। जी। कहा जाता है कि 60% लीवर डैमेज हो, कोई लक्षण नहीं देगा आपको, पता ही नहीं चलेगा लीवर खराब हो रहा है। 60%, 90% डैमेज हो, 100% डैमेज, तब जाके आपको लक्षण देगा, पेट में पानी, पैर फूलना, मतलब मेजर लक्षण। जी। ऐसे वही सब देगा कि भाई थकावट हो जा रही है। तो थकावट को लोग तो, लेडीज लोग तो और इग्नोर करती हैं कि भैया कोई बात नहीं, बहुत काम कर लिया, थक गए। तो आज भी, आज के दिन की मैं बात करूंगा, एक महिला आई थी, उनका पेट में गैस लेके आई और पता चला, वो मैंने छुआ तो बोला गैस तो नहीं, ये तो पानी है। उनको डायबिटीज था, और आपको सरप्राइज होगा, अच्छे डॉक्टर से ये मिल रही थी, अच्छे अच्छे लोग से वो दिखाती थी। जब मैंने जांच की तो उनका सिरोसिस था, और वो लास्ट स्टेज सिरोसिस था, लीवर पूरा खराब हो चुका उनका। इंडोस्कोपी किया, बड़े बड़े वेरिक्स थे, पेट में पानी बना हुआ था, और डॉक्टर से मिल रही थी, वो अच्छे घर की थी, लेकिन उनको पता ही नहीं था लीवर खराब हो रहा है। एकदम एंड स्टेज, इन स्टेज में वो पता चला मुझे, और वो भी सरप्राइज थी कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, हमको तो किसी ने बताया नहीं। तो लीवर के साथ यही दुविधा है, वो मजबूत है, इतना मजबूत है कि लीवर एक है और उसका ट्रांसप्लांट आप कर देते हैं। एक ही लीवर को एक उसमें से हिस्सा निकाल के दूसरे को दे रहे हैं। किडनी के साथ ये सुविधा नहीं है, 2 किडनी जी। लीवर ट्रांसप्लांट भी अजूबा है ना। हाँ। कि सर लीवर, एक आदमी ने पूछा, सही बात, सर लीवर तो एक ही है, कैसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं आप? तो इतना रिजनरेटिव कैपेसिटी है त्यागी जी, अगर आपका लीवर में निकाल लूं 30%, तो कल फिर से वो बना लेगा अपने आप को। तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गन, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसका लक्षण भी लेट से आता है। तो आपको पकड़ना है वो लक्षण कि भैया मेरा लीवर खराब हो रहा है। बहुत सारे तरीके हैं आजकल, तो बहुत ही घर तक लोग आके पैथोलॉजी वाले आते हैं। LFT के बारे में भी आना चाहिए, LFT कैसे पढ़े, SGPT, SGOT, ALT, ALP, लंबा लिस्ट ऑफ द उसमें वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे जांच है। LFT गड़बड़ होता तो लोग सीधे डॉक्टर के पास, सर LFT गड़बड़ है, इसको देख लीजिए। तो यहीं पे शुरू होती है बीमारी, या तो आप वहां से ठीक होइएगा तो खराब होगा। अब क्या होता है, LFT आपने पढ़ा, ऑनलाइन गया, सर्च किया, लीवर के लिए अच्छी टॉनिक आ गया, बहुत सारी टॉनिक, उसमें से एक उठा लिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, आपने उठाया, उसको पिया, 2 महीने बाद LFT कराई और 10 गुना बढ़ गया। फिर आप मेरे पास पहुंचे कि सर ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैंने तो दवाई भी ली है। क्या लिया भाई? सर मैंने ऑनलाइन लिया, 50-52 तरीके से आते हैं, वो ले लो सर मैंने जड़ी बूटी खाई है, सर मेरे यहाँ बहुत बड़े वैद्य बैठते हैं, इतना सारा जड़ी बूटी कूटा है उसने, दे दिया सर, रोज में फाकते रहता हूँ। और समटाइम वो इमरजेंसी में भी आ जाते हैं, पूरा लीवर खत्म। क्यों भैया? जड़ी बूटी ले रहे थे।
तो मैं क्या बोलूं, मैं आयुर्वेद को दिल से मानता हूं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के थ्रू इलाज करें। फिर वही आती है अब ऑनलाइन और अब जड़ी बूटी के थ्रू आप अगर अपना इलाज करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी चीज आप लेते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा लीवर का खूबसूरती क्या है। आप जो भी गंदा और अच्छा चीज लेते हैं लीवर उसको बर्दाश्त करता है। शिव जी की तरह ये विष पीता है, ये शिव जी है आपके शरीर में, वो विष पी लेता है आपका। जी। आप जो भी ले अल्कोहल लें, कहाँ जाएगा? लीवर में। आपने गंदा खाना खा लिया, बहुत सारा तेलीय चीज खा लिया, कहाँ जाएगा? लीवर। तो अल्टीमेटली लीवर सब बेचारा बर्दाश्त करता है, देखते रहता है, सुनते रहता है। जड़ी बूटी भी लिया जो लीवर को हार्म कर रहा है। ये सर जाए, कोविड के बाद इतना लीवर बीमारी बढ़ी, काढ़ा बनाने के चक्कर में कुछ कुछ डाल दिया अपने मन से, ऑनलाइन देख के काढ़ा बनाया, अल्टीमेटली लीवर हार्म कर दिया, लीवर खराब हो गया। तो आपको पता होना चाहिए लीवर के लिए अच्छा क्या है। तो मैं बताऊंगा बड़ा सिंपल बात, बहुत सिंपल। टेक योर फूड एज मेडिसिन, नहीं तो आपको खाना पड़ेगा मेडिसिन खाने की तरह। मतलब बहुत बोलते हैं ना सर, मैं 18 दवाई खाता हूँ दिन भर में, ऐसा लगता है खाना नहीं खा रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ बस। तो ये सिचुएशन नहीं आने देना जीवन में। ऐसा खाना खाओ कि दवाई की जरूरत ना पड़े, और ये संभव आपकी थाली में। मैं एक सुंदर थाली का उदाहरण दूंगा, आपको मजा आ जाएगा, और लीवर भी स्वस्थ रखेगा, हार्ट को भी स्वस्थ रखेगा। त्यागी भाई भी वही थाली आजकल खा रहे हैं, मुझे पता चला है इसलिए वो जवान होते जा रहे हैं तो वो थाली की मैं बात करूंगा। उस थाली में मैं बोलता हूँ कि कच्चा चीज भर दो। पहले तो आप सलाद डाल दिया, खीरा, खीरा, टमाटर, रंगीन वो शिमला मिर्च को थोड़ा सा बेक कर दिया, उसको तेल वेल का यूज ही नहीं करना है, उसमें पूरा डाल दिया, जितने रंगीन शिमला मिर्च उठा के डाल दिया जी। एक थाली का कॉर्नर भर गया। दूसरा, उसके बाद जो जगह बचा उसमें फिर से डाल दिया चना, मूंग डाल दिया, बेक। Grains। हाँ, उसको बहुत लोग बोलते हैं गैस बनता है कच्चे, तो मैं बोलता हूँ उसको सिझा दो, हाँ। कुकर में डालो, सीटी लगा दो सबका। तो उसमें आपने क्या किया कि जितने अंकुरित जो चीज है, चना, मूंग, ये सबको उठा के उसमें डाल दिया। जो जी। तीसरी अब जगह जो बच गया उसमें हरी सब्जियां डाल दिया, नेनुआ, भिंडी, कद्दू, वी आर रिच इन ग्रीन वेजिटेबल, जी। पूरा डाल दिया 2 कटोरा। फिर बच गया तो 2 कटोरे दाल रख दिया उसमें। जी। उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं खाने का पेट तो भर गया आपका। एक रोटी या 1 कटोरा चावल, बस उतना ही। बस बस बस। ग्रेन्स कम होने चाहिए, ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए, और इसको तीनों टाइम ऐसे ही मैनेज करना है, खाने को इसी तरह से खाना है। जी। रात में कम से कम खाना, रात में जितना कम खाओ, मैंने पहले ही बताया था रात का खाना कम, तो और कम कर दो, यही चीजों को और कम कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में प्रोटीन बहुत अच्छे से जा रहा है, जितना कार्ब जाना चाहिए उतना भी चला गया। तेल के बारे में बहुत बार बात होती है, सर ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, ये ऑयल अच्छा होता है। मैं बोलता हूँ ऑयल अच्छा होता ही नहीं है भाई, कोई भी ऑयल अच्छा सरसों नहीं का होता। हो, नारियल पानी का अच्छा हो, होता है, ऑलिव ऑयल हो। हाँ, कहीं कुछ नहीं, कोई ऑयल नहीं। बहुत बहुत आपको लगता है ऑयल, तो ऑयल यूज ही करना तो सरसों का ही करो, आप सरसों का ही करो, शुद्ध सरसों का करो, बट तेल से दूरी बनाओ। तेल आपके पेट के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, किसी के लिए सही पहले जहां तक संभव है तेल से बचे ही। बिल्कुल बचे। मैं बोलता हूं अगर 3 चीज आपके किचन में नहीं है तो आपके घर में बीमारी नहीं है, बस 3 चीज। आप बताइए त्यागी भाई, आपकी तरफ से। नमक, बहुत अच्छा, रिफाइंड, बहुत अच्छा, शुगर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। त्यागी भाई आधा डॉक्टर बन चुके हैं ये पॉडकास्ट का फायदा है तो 3 चीज हमारे घर में नहीं होनी चाहिए, किसी के घर में नहीं होनी चाहिए। शुगर नहीं होनी चाहिए, शुगर का सब्स्टिट्यूट खोजते हैं, मैं गुड़ बोलता हूँ। गुड़ खाओ, जितना रॉ रहेगा, जो चीजें दिखने में जितनी गंदी दिखती है उतना ही अच्छा होता है आपके पेट के लिए, जितना काला गुड़ उतना अच्छा। जी। नमक की बात करूंगा, नमक में मैं बोलता हूँ कि बहुत अगर शौकीन है भैया, बिल्कुल नमकीन नहीं थोड़ा खाना, तो सेंधा नमक यूज कर लो। तेल कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, पानी यूज करो, जितना कम तेल हो सके उतना यूज करो, कम से कम तेल में खाना बना दो। फिर आता है कि सर और कुछ बता दो भाई, चौथी चीज। तो चौथा चीज मैं ऐड करूंगा जो सबसे खराब है, वो है आपका मैदा। मैदा। और आपको बिलीव नहीं होगा, आप बाजार में कुछ भी उठा लो, वो मैदा से बनता है। कुछ भी, आप नाम, कोई भी नाम आप बता दो, कोई भी नाम। बिस्किट हो, नहीं, आप कोई भी नाम, कुछ भी ले लो आप, सब। अरे पिज्जा, बर्गर, सब चाउमीन, मैदा से। जो भी नाम मुंह से निकलेगा वो मैदा रहेगा उसमें। तो आप बिलीव करो, मैदा। एक बार मैंने एक इंडोस्कोपी किया था, उसने बोला कि सर मैं ये खाया हूँ, क्या बिस्किट खाया मैंने सर, 8 घंटे हो गए। आपको बिलीव नहीं, मैंने जब इंडोस्कोप डाला वो बिस्किट पेट में ही पड़ा हुआ था। 4 घंटे में जनरली लोग सारा खाना नीचे चला जाता है, बिस्किट चिपक जाता है, वो आपके गट को बर्बाद कर देगा वो आपका मैदा। और कितना भी बोल दो मल्टीग्रेन, मल्टी डाइजेस्टिव बिस्किट, ऐसा नहीं है। आप वो खड़े होकर बनवा थोड़े ना मल्टी डाइजेस्टिव, वहां तो मैदा ही पड़ रहा है, और मैदा के साथ चीनी भी है। बिल्कुल। तो बच्चे आज के डेट में जो फैटी लिवर की बात कर रहा था, बच्चों में यही चीजें के कारण हो रहा है। वो लोग बिस्किट पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और सारी चीजें अल्टीमेटली आपको तबाह कर रही है। तो सबसे अच्छी चीजें हैं, अगर आपको बाहर है, आप भूख लग गई, कुछ नहीं करो, 4 केला खरीदो जी, खा लो, पेट भर गया। बहुत और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं समझ में आता है, तो भैया आप सूजी वूजी है तो सूजी का हलवा अपने हिसाब से अपने घर में थोड़ा लाके बना लो। तो जल्दी से कुछ खाना है, भुंजा खा लो, सबसे अच्छा है। मैं तो कहता हूँ जो भी ट्रैवलर हैं, जो घूमते हैं, अपने बक्से में 1 किलो का भुंजा रख लें, चने का, थोड़ा बादाम रख लें, और
वो भुंजा रख लें और भुंजा फाक ले, बस उससे बढ़िया कुछ नहीं है, पेट भर जाएगा और आप स्वस्थ भी रहिएगा। तो एक ये जो चीजें है ना, इससे मेरे हिसाब से 80% बीमारी यहाँ से आपकी शरीर से गायब होने लगती है जब आप इस तरह का खाना संतुलित रहता है तो। बिल्कुल। और कहा जाता है कि वेट लॉस पे इतना प्रोग्राम, वेट लॉस करना है सर, वेट कीटो डाइट, तो वेट लॉस पे भी WHO का जो है कहता है वेट लॉस पे कि 80% वेट लॉस डन बाई डाइट, 20% बाई एक्सरसाइज। तो ये मिथ है कि हम दौड़ जाएंगे जिम में तो वेट लॉस कर लेंगे। अरे भैया खाना बंद करो, पहले कम करो, सही खाना खाओ, प्रॉपर खाना खाओ। तो फिर आता है कि एक्सरसाइज कैसा होनी चाहिए। एक्सरसाइज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जान नहीं देना है, भागते भागते भाग नहीं भाग जाना गए। है कि लौट तो के नहीं आए। तो उस पे भी आपको करना है। बहुत लोग जिम इंथुसियास्टिक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना मेजर टाइम जिम में देते हैं, बॉडी बनाते हैं, उनका अपना शौक है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एक हेल्दी बॉडी के लिए तो 150 मिनट इन ए वीक, 150 मिनट सप्ताह में एक्सरसाइज करना करना चाहिए चाहिए, 150 सिर्फ। मिनट। हाँ, तो सर 5 दिन 30 मिनट डेली का, 5 दिन, सैटरडे संडे ऑफ ले लो। लेकिन जिम में जा रहे हैं वो तो एक एक डेढ़ हाँ, घंटा, नहीं, 2 घंटा, ये 3 घंटा पर डे जो है जिम में दे रहे उनका हैं। पर्सनल चॉइस है, वो बॉडी बना रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको हेल्दी बॉडी रखना है तो 150 मिनट इज सफिशिएंट। सफिशिएंट। अब वो होता है 150 मिनट को कैसे हम डिवाइड करेंगे। जी। तो एरोबिक एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग, जो है रनिंग, जॉगिंग। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक छोटे से रूम में रह रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं, इतना छोटा कमरा है। बोलेंगे सर कहाँ भागे सर, सुबह उठते हैं कोचिंग के लिए, कुछ नहीं करो यार, दीवार पकड़ो, जॉगिंग शुरू कर दो। ओके। आधा घंटा जॉगिंग कर लो ना, खत्म करो, काम खत्म हो गया। इतना देर में तुम्हारा सारा का सारा चीज अलाइन हो जाएगा। डिप्स मार लो 4-5 बार, हो गया काम खत्म। इतना ही करना है बस। अब कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या करना है, कुछ नहीं, भागना नहीं है, नहीं दौड़ना है, यहीं पे जॉगिंग कर लो खड़े कर। अगर अच्छा है, अगर भाग सकते हो तो भागने से फायदा क्या होता है कि बाहर का जो सुबह का जो ऑक्सीजन है, सुबह का जो एनवायरनमेंट, उससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है, तो उसका अलग बेनिफिट होता है। तो हमेशा बोलता हूँ जिम में भागने से अच्छा है रोड पे भागो सुबह सुबह, एनी टाइम। सर ये जिम में आजकल बड़ा ट्रेंड है जिम जाने का, बॉडी बनाने आप का, भी जा रहे सुंदर देखने का। मैं नहीं जाता मैंने कभी एक्सरसाइज, कोई जिम नहीं गया मैं तो। लेकिन जो ये सप्लीमेंट लेते हैं, बड़े बड़े डब्बे आते हैं विशेष प्रकार के पाउडर के, ये कितने इम्पैक्ट करते हैं गट फीलिंग को, पेट को और लिवर को? देखिए फिर वही बात करता हूँ कि जिम जा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है। मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा मैं प्रेज करता हूँ ऐसे लोगों को जो, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। जिम जाना इज नॉट ए स्मॉल थिंग। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया, नहीं जा पाए। जिम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो सप्लीमेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ जो चीज आपके सामने नहीं बन रही है उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स आपके सामने नहीं। आपको करना है तो कीजिए ना, सोयाबीन है आपके सामने। अब मैं वेजिटेरियन की बात नेचुरल सोर्सेज ऑफ, मैं वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। सोयाबीन है, छोला है, राजमा है, चना है, गुड़ है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन है, पनीर है। अब आपने जो डिब्बे की बात की, तो डिब्बे में बे प्रोटीन होता है। बे प्रोटीन एक्चुअली मिल्क से बनाया जाता है, मिल्क को कंसिडर किया जाता है। जो मिल्क इंटॉलरेंट आदमी है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बे प्रोटीन आ जाया था, एक बच्चा बे प्रोटीन लेते हैं सर तो सब कुछ ठीक था, जिम करने लगे तो पेट खराब हो रहा था। फिर हम बहुत सर्च किए तो पता चला हाँ सर बे प्रोटीन लेते हैं। जब दूध नहीं पचा पा रहे हो तो बे प्रोटीन तो उसी का कंसंट्रेट है, नहीं पचेगा, गैस बनाएगा। दूसरा चीज क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। वी सॉ मल्टीपल केस कि बच्चे आते हैं 28-29 बिलिरुबिन लेके, पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ है। भैया कुछ दिन पहले जिम ज्वाइन किए थे, कुछ लिया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। एनाबॉलिक स्टेरॉइड लीड टू कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, तो जॉन्डिस हो जाता है उनको, तो उस चक्कर में वो गड़बड़ा जाते हैं। तो आपका जो आप ले रहे हैं उस पर पूरा एक तो आप रिसर्च कीजिए, कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कंज्यूमर है, वो जिसको बेचना हो तो बेच के चला गया। तो यू हैव वेरी गुड रिसर्च ऑन दैट। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट बाजार के खराब है, संभव ही नहीं है, नहीं तो फिर कोलैप्स हो जाएगा पूरा का पूरा शरीर सबका। तो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट भी हैं, लेकिन यू हैव रिसर्च दैट, और आपको जो सूट करे। जैसे प्लांट प्रोटीन लीजिए, ज्यादा अच्छा है। अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंट है तो मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वे प्रोटीन इज गुड। तो अकॉर्डिंग टू यू इट्स 100%, इट शुड बी इंडिविजुअलाइज्ड। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बाजार जाते हैं, कपड़े खरीदने के पहले अपना नाप कराते हैं, पूरा फिट करते हैं, और जब सप्लीमेंट की बात करते हैं तो जो करीना कपूर खा रही वही आप खा रहे हैं। भाई करीना कपूर की बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, तो ये संभव ही नहीं है कि वो जो सप्लीमेंट पचा ले रही है वो उसके जो काम आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो उस पे नहीं जाना है, मॉडल को देख के सप्लीमेंट नहीं चूज करना है, अपने बॉडी को देख के, सप्लीमेंट के कंपोजिशन को देख के सप्लीमेंट चूज करना। सप्लीमेंट इज नॉट बैड, बट एक वाइज पॉलिसी होनी चाहिए उसको चूज करने की। ठीक है, जानेंगे सर कि गैस्ट्रो से संबंधित, आपसे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां, सामान्य बीमारियां होती हैं? जैसे सबसे ज्यादा जो हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में आती है, जो आजकल बहुत प्रचलन में बढ़ गया, कब्जियत। जी, मतलब क्या ही बताऊं मैं, डर जाता हूं मैं। बच्चे मतलब 18 साल के से लेकर 28 साल में सबसे ज्यादा कब्जियत हो रही है। तो कब्जियत मैं अभी बताता हूँ। कब्जियत ऐसी बीमारी है जिसमें जब हम लोग सर्च करने जाते हैं तो कोई कारण निकल के नहीं आता। 95% कॉन्स्टिपेशन इज प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। सीटी स्कैन करा लो, कोलोनोस्कोपी करा लो, इट्स ए लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर। 100% मैं बोलूंगा लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर है। कब्जियत का जो दूसरा कारण है डायबिटीज, पार्किंसन, कैंसर, ये अलग अलग कारण है जो जनरली मिलते नहीं है।
स्टूडेंट में तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जी। तो भैया कब्जियत आया कहाँ से? तो बहुत बार तो क्या होता है, उनका गट थोड़ा अलग होता है, जल्दी शिथिल हो जा रहा है। लेकिन 18 साल में क्यों हो गया, 15 साल में क्यों कब्जियत नहीं होगा? आपको गट तो बचपन से ही खराब रहना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअली क्या हुआ, स्ट्रेस लीड टू कॉन्स्टिपेशन। स्ट्रेस, योर लाइफ स्टाइल लीड टू कॉन्स्टिपेशन। आपने क्या किया, पहले आप भागते थे, दौड़ते थे, आप आगे बैठ गए, आइडियल सिटिंग, पढ़ रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, खान सर का लेक्चर सुन रहे हैं, फिर आगे फिर पढ़ रहे हैं। भागने का टाइम नहीं है, दौड़ने का टाइम नहीं है। वो चीज, खाने पीने में रफेज नहीं है आपके। फाइबर जो होना चाहिए, कम से कम 20 से 30 ग्राम फाइबर आपके खाने में होना चाहिए पर डे। वो फाइबर है, या तो आप लीजिए, या तो सबगोल का भूसी लीजिए, लेकिन फाइबर लीजिए। तो फाइबर, जैसे मैंने बताया, कच्ची चीजों में बहुत होता है। कच्चा चीज जो भी बताया सब में फाइबर है। चने खाइए, सत्तू पीजिए, उस समय बेल का शरबत फाइबर युक्त है। फिर तीसरा, दूसरी जो कॉमन बीमारी है, वो होती है आपका गैस का बनना। गैस के बनने में मैंने बता दिया क्या क्या जो खाने पीने का कारण उसको दूर किया जाए। और टिप ऑफ आइसबर्ग की बात की, वो भी बात हो गई। तीसरा जो बीमारी जो मेरे पास आता है, दर्द, पेट में दर्द हो रहा है, तो भी बता दिया मैंने कहाँ कहाँ कैसा दर्द, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी हमारे पास साधन है। चौथा जो बीमारी जो आता है पेट का, वो पेट का नहीं होके वो पेट के कैंसर से रिलेटेड होता है बहुत बार। जैसे कि हम लोग गैंगेटिक बेल्ट पे रहते हैं, गंगा किनारे, गॉलब्लैडर कैंसर का जो है ना, इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। आपको बिलीव नहीं होगा, आईजीएमएस में जब मैं था तो डेली 4 से 5 मरीज गॉलब्लैडर कैंसर के, आपके और हमारे एज के, नॉट ओल्ड एज, गॉलब्लैडर कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर के मरीज। और कुछ नहीं, बेचारे को पेट दर्द हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड किया, गॉलब्लैडर कैंसर आ गया। दिस इज वेरी कॉमन। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, गॉलब्लैडर स्टोन अगर मिल रहा है आपको, तो उसको रखना नहीं। गॉलब्लैडर स्टोन मिले, उसको हटा देना, क्योंकि स्टोन इज वन ऑफ द रीजन फॉर कैंसर। एक तो ये चीज होगी। और कभी भी कुछ भी सिम्टम हो, दर्द हो रहा हो बहुत दिनों से, उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर काम करना है। पेट के कैंसर में जल्दी पेट भर गया, उल्टी हो रही है, वो पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है। लीवर कैंसर में वेट लॉस होगा, कभी कोई पेट दर्द होगा, लीवर कैंसर का लक्षण हो सकता है। फिर आता है लीवर के मरीज आते हैं दूसरे सेगमेंट में, पूरा का पूरा इंटायर डिफरेंट सेगमेंट, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहल के बारे में आपने पूछा नहीं था कि भाई पता नहीं आप लेते हैं कि नहीं। तो अल्कोहल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे देश में, कि कितना अल्कोहल सेफ माना जाता है। तो मेरे हिसाब से सेफ कुछ नहीं होता है, अल्कोहल से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है। तो अल्कोहल, कभी कभी लोग पूछते नहीं सर मुझे लेना है तो मैं कितना ले सकता हूँ, तो 2 ड्रिंक को सेफ माना गया है। 30 ml का 2 ड्रिंक मतलब 60 ml विस्की, 2 कैन बियर। सेफ मतलब कि इसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपका फैटी लीवर और सिरोसिस का चांस बढ़ जाएगा। इसमें भी हो सकता है, लेकिन ये सेफ है। इसके ऊपर फिर सेफ नहीं है। फिर एक होता है बिंज ड्रिंकिंग। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे युवा लोग ज्यादातर बिंज ड्रिंकिंग के शिकार है। बिंज ड्रिंकिंग का मतलब मोर देन 5 पैक विद इन 2 आवर। और ये बहुत कॉमन परंपरा चल गई है। पब में, पार्टी में, क्या हुआ, 2 घंटे की पार्टी है, गए 5 पैक लिए। वो जो बिंज ड्रिंकिंग है, 1 बिंज ड्रिंकिंग इज इक्विवेलेंट टू 15 डेज ऑफ अल्कोहल। मतलब 15 दिन लगातार शराब पीजिए, एक बार बिंज ड्रिंकिंग की बात बराबर। तो लोग बोलते हैं सर मैंने 3 साल ही शराब पिया, सर लीवर खराब हो गया। तो मैंने बोला 3 साल कैसे पीते थे भाई? तो सैटरडे पीता था, एक बार में 10-10 टकीले मारता था, 10 शॉट लगाता था, तो गया काम से लीवर तुम्हारा। तुमको बिंज ड्रिंकिंग इज वेरी बैड, क्योंकि लीवर को भी टाइम चाहिए, आराम से, धीरे धीरे। ठीक है, रईसी शौक को रईसी की तरह कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अचानक से आपने लिया, लीवर कंप्रोमाइज हो गया। तो बिंज ड्रिंकिंग से बचना है। तीसरी बात आती है क्वालिटी ऑफ अल्कोहल। भाई बहुत बड़े बड़े लोग भी पी रहे हैं, रईस लोग, कहाँ खराब हो रहा है? मेरा ही तो दिन खराब होना। तो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल इज इंपॉर्टेंट, आप किस क्वालिटी का अल्कोहल यूज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज है जेनेटिक्स। कुछ जीन्स है आपके बॉडी में, PNPLA3, TMSA4, ये जीन्स जो है ना, ये डिसाइड करते हैं कि आपका लीवर कैसा खराब होगा। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है हमारे गैस्ट्रो के सबसे अच्छे बुक में, सलसिंगर में, 85% एडल्ट इन अमेरिका कंज्यूमिंग अल्कोहल बट ओनली 15% डेवलप लिवर सिरोसिस। इट्स ए पैराडॉक्स। 85% लोग पी रहे हैं और उतना ही पी रहे हैं जितना बाकी, लेकिन 15% का। आपके साथ भी हुआ होगा, शायद पता नहीं हुआ कि नहीं, मेरे साथ तो हुआ है। मेरा एक मित्र था और उसका मतलब एक जन था जो रोज बैठ के साथ में पीता था। बेचारा एक चला गया, आज की डेट में नहीं रहा, और एक अभी भी मस्त अभी पी रहा है। तो साथ में ही सेम क्वालिटी, सेम सब कुछ। तो प्रॉब्लम है जिन, और उसका कोई जांच नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप चाह रहे होंगे हम करा लें अपना जिन का जांच, लेकिन उसका जांच ऐसा नहीं कि आपने पहले करा लिया और कराने का कोई फायदा नहीं, जिसको लेना हो करा के भी लेते रहेगा। तो वो जेनेटिक चेंजेस अगर आपके बॉडी में ऑलरेडी है तो आपका लीवर जल्दी कंप्रोमाइज होगा दूसरे के थ्रू। तो मेरे हिसाब से सेफ ड्रिंकिंग उसको हटाया जाए। मतलब अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट्स नॉट ओनली अफेक्ट योर लीवर, इट्स अफेक्ट योर गट ऑल्सो, हार्ट, पैंक्रियाटाइटिस भी उससे होती है, एंड डिफरेंट थिंग, ओबेसिटी को भी बढ़ाता है। बात आती है शराब की। एज ए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आपके हिसाब से शराब पीनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर पीना ही है तो 2 ड्रिंक से ज्यादा नहीं, और बिंज ड्रिंकिंग तो एकदम नहीं। और वन फॉर फीमेल का लीवर जल्दी कंप्रोमाइज होता है। ओके। अगर फीमेल ड्रिंक करी उसके लिए सेफ ड्रिंकिंग का डेफिनेशन 1 है और मेल के लिए 2 है।
ये भी साइंटिफिक जो डेफिनेशन है। हाँ। जैसे कि कहावत आती है, देखने को भी एग्जाम्पल मिलते हैं कि दो दोस्त हैं कि फलाना तो जो है 20 साल से दारू पी रहा है और अब मस्त है, कोई लिवर उसका तो मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फलाना है अभी तो 2 साल ही से दारू पीता था और लेकिन वो चला। खराब हो गया। तो इसमें क्या फर्क होता है? क्या बॉडी डिफरेंशिएट रहता है या बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल। बिल्ड का या क्योंकि मेटाबॉलिज्म? आपके लीवर में अब मोटापा अगर है पहले से आपको, तो मोटापा इज वन ऑफ द एनिमी ऑफ योर लीवर। जी बस पता चला आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी आपको पता ही नहीं था, आपने शराब कंज्यूम करना शुरू किया जी और पता चला हेपेटाइटिस सी भी लीवर डैमेज कर रहा है, उसको एक दोस्त मिल गया शराब। तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं, क्योंकि लीवर को सिर्फ शराब डैमेज नहीं कर रहा है, आपका मोटापा, डायबिटीज आप है, उससे बहुत सारे मरीज आते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता शराब के कारण लीवर डैमेज हुआ, हेपेटाइटिस बी के कारण, दोनों रहता है उसके शरीर में। शराब भी रोज पी रहा है, हेपेटाइटिस बी भी है, डायबिटीज हो रखा है उसके कारण भी लीवर डैमेज हो रहा है, तो शराब भी पी रहा है। तो अगर उस तरह के लोग हैं तो कंफाउंडिंग फैक्टर के कारण बहुत सारी चीजें एक साथ लीवर डैमेज करती है। कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका लीवर पहले खराब हो, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक रिस्क से ज्यादा रिस्क है शरीर में, शराब भी पी रहा है, मोटापा भी है, डायबिटीज भी है, तो आपका लीवर ऑफ कोर्स पहले कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आजकल युवा शौक में सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, कई प्रकार के सूंघने वाले कई प्रकार के नशे भी करते हैं, अल्कोहल तो खैर लेते ही हैं। तो यह अपनी जनरेशन को किस ओर लेके जा रहे हैं, या कितना इम्पैक्ट है अर्ली एज में नशा करने का, कितना इम्पैक्ट होता है लिवर पे? देखिए, नशा जो है उसमें डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही लीवर को डैमेज करता है। लीवर स्ट्रॉन्ग ऑर्गन, जी उसको और नशे से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज जरूर है, आपने जो एक चीज नहीं नाम लिया, मैं बताना चाहूंगा। मैं पीएमसीएच में बैठ रहा हूँ आजकल, तो मैं देख रहा हूँ कि बच्चे आ रहे हैं, उनको एचआईवी और हेपेटाइटिस भी दोनों हो रहा है। दोनों? अरे 20-22 साल के बच्चों को हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, हेपेटाइटिस सी, दोनों एक साथ एक बच्चे में। कहाँ से? इंजेक्शन ले, नशे वाले इंजेक्शन नशे वाले इंजेक्शन ले रहे हैं। 10 लोग बैठे हैं, सबने हाँ। लिया, एक को एचआईवी था, रोटेट हुआ, हाँ, एचआईवी फैल गया। और अच्छे अच्छे करके बच्चे एचआईवी, जिसके आप यू कैन अंडरस्टैंड एचआईवी द बिग टैबू, और उसका लाइफ तो खत्म। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं। तो जो सबसे खतरनाक चीज जो अभी हो रही है, ये इससे बचना है पहले तो, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ा दे रहा है। फिर आता है, आप बात की आपने गांजा, चरस, ये सब। गांजा चरस से जनरली ना ब्रेन पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लीवर और किडनी से ज्यादा ब्रेन पे, लंग पे इफेक्ट पड़ता है धुएं के कारण। तो वो चीजें होती है। सिगरेट जो है ना, सिगरेट अल्कोहल से भी खराब है, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल, जी कहीं भी आप खड़े हो गए सिगरेट फूक लिया। और आपका सिगरेट का जो तरीका है वो फिर नंबर ऑफ सिगरेट पे आता है। अगर आपने कंज्यूम ज्यादा किया तो वो लंग को सीधे डैमेज करता है। उसके साथ साथ सिगरेट के साथ अल्कोहल लेने पे पैंक्रेटाइटिस का खतरा बढ़ जाता है, जो आपने भी बताया था, पैंक्रेटाइटिस में दोनों मिलके काम करता है। तो ये चीजें वो बढ़ जाती है। हमने बात करी एसिडिटी के बारे में, गैस्ट्राइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी और लिवर से संबंधित बीमारियों के बारे में। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस का सिंपल मतलब है कि आंख पीला हो गया। जी जॉन्डिस कोई भी आदमी पकड़ सकता है, कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। किसी का भी आंख पीला हो रहा है, जॉन्डिस बोल देते हैं। पीलिया मतलब पीला हो जाना। पीलिया बीमारी नहीं है, पहली बात। पीलिया लक्षण है। जी उसके किस कारण से पीलिया हुआ, उस पर हम लोग को ध्यान देना होता है। तो बहुत बार पीलिया का जो कारण होता है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए और ई। ए और ई बच्चों में कॉमन है। अभी बहुत सारे पीलिया के सभी आते जा रहे हैं, इसमें ए और ई है। ई का वैक्सीन दुनिया में नहीं बना, सिर्फ चाइना के पास है। ए का वैक्सीन है। तो मैं सब सारे पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि ए का वैक्सीन बच्चों को दिलवाइए। नहीं दिलवाए तो एडल्ट में भी दिलवा सकते हैं। हम और आप भी ए का वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि ए जनरली 95% में तो ठीक है, लेकिन 5% केस में कभी कभी लीवर को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। 1% केस में जान भी जा सकती है। क्यूरेबल नहीं है वो? नहीं, 100% क्यूरेबल है। 1% केस में कन्वर्ट भी हो सकता है। और भी कारण आता है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, विल्सन डिजीज एंड ड्रग्स। जी आप जो दवाइयां लेते हैं या फिर आयुर्वेदिक सप्लीमेंट ले रहे हैं या कुछ ऐसा सब, उससे भी लीवर डैमेज होता है। उसके कारण भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। तो जॉन्डिस की एक कॉमन कारण, अल्कोहल से भी जॉन्डिस हो सकता है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो कारण पकड़ना है, कारण का इलाज करना है, जॉन्डिस अपने आप ठीक हो जाएगा। आजकल सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया की उच्चतम क्रांति पर है। जिसका जो मन करता है वो बना के डाल देता है। जीरा पानी पी लीजिए, फलाना चीज ये जूस पी लीजिए, खाली पेट पीजिए, लिवर ठीक हो जाएगा। ये कितना ठीक है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि एक संतुलित भोजन, जी एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योगा और स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सब कुछ है। इसके बाद आपके लिए सब छोटी चीजें हैं। इतना आप अगर कर पा रहे हैं, बाकी जहां तक मैं बात करूंगा कि जीरा पानी, सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी आपके गैस को कम करने में बड़ा हेल्प करता है। तो मैं उसका ये हूँ कि पीना चाहिए। अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया, ये सब एंटीफ्लैक्टुलेंट्स काम करता है, गैस को न्यूट्रलाइज करता है, गैस को निकालने में हेल्प करता है। गैस के मरीज है तो इसका यूज करना चाहिए। सुबह सुबह पानी अच्छे से पीना चाहिए, और हो सके तो ये सब चीजें यूज करना। जौ का पानी, जीरा इज गुड। आजकल एक शब्द सुनने को बहुत मिल रहा है, गट। क्या होता है एक्चुअली गट? गट जो मैंने बताया आपको, ये गट है पूरा। आपके मुंह से शुरू होता है, ओरल कैविटी से लेके इसोफेगस,
स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, होल कम्स अंडर गट। जी। तो मैंने क्या बोला, 3 सिस्टम है, गट है, लीवर है, पेंक्रियाज है, ये पूरा जीआईटी को बनाता है। गट को हेल्दी रखने के आपके तरीके? सिंपल तरीका गट को हेल्दी रखने का, अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, क्योंकि गट आपका रिपेयर होता है आपके सोने समय। जी। वो दिन भर तो काम ही करते रहता है, खाना पचाना ही करना, गट का रिपेयर का काम, इसलिए कहा जाता है रात में कम खाओ ताकि गट को और अच्छे से रिपेयर कर सको। अच्छा खाना जो मैंने बताया, अच्छे से नींद लेना, 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज की जनरेशन नींद को भूल चुके हैं, नींद इज द मेडिसिन। अगर अच्छा नींद लेते हैं तो आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेस फ्री रहना, योगा मेडिटेशन को कभी नहीं भूलना, एक्सरसाइज कभी नहीं भूलना, एक्सरसाइज करना। द लास्ट वन कि अपने लक्षण को इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर को तुरंत संपर्क करना जब लगे कि मेरी दिक्कतें जो है लाइफस्टाइल ठीक करने पे भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग हो सकता है और ये बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। क्योंकि बीमारियां बता के नहीं आती हैं, वो कभी भी आ जाती है और वो लक्षण देते रहती है, आपको इशारा करते रहती है, और आप उसको कितना इग्नोर कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि बीमारी कुछ नहीं भी होती है, दिमाग इतना ओवर थिंकिंग करता है कि उस बीमारी को बहुत बड़ा बना देता है, और इसके केस ज्यादा है हमारे पास आज के समय में। युवा लोग जो आते हैं वो नहीं बीमारी के बाद भी बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं ड्यू टू ओवर थिंकिंग। ब्रेन इज द मोस्ट इविल एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग। आप उसको यूज कैसे करते हैं? त्यागी भाई, आपको लगा कि मेरे पेट में कैंसर हो गया, आपने सोच लिया, अपने इंटरनेट पे गए, सर्च किया कि कैंसर के लक्षण, उन्होंने बोला पेट भारी हो जाना, दर्द होना, सब है आपको। आपने तो नहीं कैंसर ही है, चैट जीपीटी यूज किया, आजकल चैट जीपीटी लेके आते हैं लोग मेरे पास, आप मेरे पास है सर हमको तो लग रहा है कैंसर हो गया, आप मेरा इलाज करो। तो मैंने बोला ठीक है बेटा देख लेते हैं, बेटा अल्ट्रासाउंड करा ले सर सब कुछ नॉर्मल है, कुछ नहीं है तुमको ना, कुछ और जांच होता होगा करा लीजिए। उन्होंने मन में बिठा रखा है। तो वो आपने बोल दिया ठीक है, वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरा डॉक्टर बोला था ठीक है, वो फिर माना नहीं, वो सोचने लगा। तो मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जो मैंने पीएमसीएच में देखा फर्स्ट ईयर में, उसको कुछ नहीं था, उसने सारे जांच कराए थे और वो कैंसर हो गया करते करते फिर आईजीएमएस में मुझे मिला। आपको बिलीव नहीं होगा, उस बच्चे को कैंसर डेवलप हो गया सोचने मात्र से, अपने मात्र। हाँ, मन बना लिया उसने। आपके शरीर में, आप सिंपल, मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर आपने सोचा कि लाइट जलाओ, आप अंधेरे रूम में बैठे हैं, आपने सोचा लाइट जल गई तो आपका पुपिल डायलेट हो जाएगा, आप सही में लाइट नहीं जली, सिर्फ आपने सोचा, तो ब्रेन सिग्नल देता है सोचने पे। आपने सोचा मेरा ये दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा, 10 दिन सोचो ना, मैं बताता हूँ 11वां दिन दाहिना हाथ नहीं उठेगा आपका कमजोरी आना शुरू हो जाएगा दाहिने हाथ में। ब्रेन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आप सिग्नल दे रहे हो अपने शरीर को बार बार वही घटिया चीज का कि मैं खराब हूँ। तो मैं क्या करता था, मैं लिख के देता था एक चिट्टे पे कुछ, इसको घर पे पढ़ना, उसमें लिखा रहता था मैं 100% स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, भगवान को थैंक यू कि मुझे इतना अच्छा बनाया। ये एफर्मेशन है। आप रोज सुबह उठ के पहले भगवान को थैंक यू बोलिए मैं स्वस्थ हूँ। अरे दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका हाथ नहीं है, जिनका नाक नहीं, कान नहीं है, वो लोग भी घूम रहे हैं। पारा ओलंपिक वाले को देख लीजिए, तो आप तो बहुत अच्छे हैं, फिट हैं, आपके पास सब कुछ है, तो फिर किस बात का रोना, किस बात का घबराना, मुझे कुछ हो गया तो? अरे कुछ होने का तो कुछ गारंटी ही नहीं। लोग बैठे बैठे हार्ट अटैक से मर जा रहे हैं, कोई 100 साल पूरा कर ले रहा है, 1000 बीमारियों के साथ 100 साल पूरा कर ले रहा है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है आपके हाथ में तो है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुश रहना, ये बिहेवियर है, खुश रहना भी एक बिहेवियर है त्यागी, इसको आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, आपको बिहेवियर में लाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा इस चीज की, और प्रैक्टिस इस चीज की भी करनी होगी मैं ठीक हूं। अगर डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है तो मान लेना है, रुक जाना है, थम जाना, भागना नहीं कि मुझे कुछ और है, मुझे कुछ और है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता है, ब्रह्मांड से आप जो मांगेंगे वही वापस आपको मिलेगा। देगा। बिल्कुल। गट हेल्थ का और स्ट्रेस का क्या संबंध है? तो मैंने बोला गट इज सेकंड ब्रेन। आपने स्ट्रेस लिया, गट का हार्मोन चेंज हुआ, गट में प्रॉब्लम्स। आईबीएस नाम की एक बीमारी बहुत कॉमन है, आपने नाम नहीं लिया, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। जहां भी देखो सर इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो गया, दवाई खाता हूं ठीक होता हूं फिर हो जाता है। अरे इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम एक्चुअली आपको खुद ठीक करना है, दवाइयां कुछ दिनों के लिए होती है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम स्टार्ट विद द ब्रेन एंड गिव प्रॉब्लम इन द गट ब्रेन एक्सिस का वो तार हिल गया, और उसके बहुत सारे कारण है। आपने अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाना, कुछ एक दिन के लिए डायरिया होता है, लोग एंटीबायोटिक खरीद के खा लेते हैं, एंटीबायोटिक से आपका अपना गट का माइक्रोफ्लोरा चेंज हो जाता है, वो फिर बेचारा बनने में उसको बहुत समय लग जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ डायरिया मोस्टली वायरल होता है, तो डायरिया जब भी होता है 1 से 2 दिन सिर्फ आप नॉर्मल खाना पीना अपना नॉर्मल कर लें, तो ORS पिए और इंतजार करें, डायरिया खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हो तो 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, या आपको लगे कि बीपी फॉल कर रहा है, बहुत सिक हो रहा है, तो एंटीबायोटिक लीजिए। एंटीबायोटिक का मिस यूज ना करें, उसका यूज करें, वो इंपॉर्टेंट है गट के लिए। सेकंड थिंग, आप जितना स्ट्रेस में जाते हैं आपका गट भी उतना स्ट्रेस में जाता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, अगले दिन गैस बनना बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बताती है कि गट जो है वो पूरी तरह से ब्रेन के कंट्रोल में है। ये बिहार सरकार वाली यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस नहीं है। हार्ट ऑटोनोमस है, किडनी ऑटोनोमस है, लीवर भी ऑटोनोमस है मोटा मोटी, लेकिन गट जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। यहाँ गड़बड़ तो यहाँ गड़बड़। जी
आज से 20 साल पहले की बात करें गैस्ट्रो के क्षेत्र में, आज क्या है और 20 साल पहले क्या नहीं था, अर्थात कि आज के समय में गैस्ट्रो विभाग में क्या क्या इनोवेशंस हुए हैं, नई तकनीकी आई हैं, एआई का कितना महत्व है या एआई से कितना बेहतरीन हुआ है क्षेत्र इलाज करने में। देखिए बात क्या है कि हम लोग के पास जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं बहुत बढ़ गए हैं। पहले अर्ली स्टेज कैंसर पता भी नहीं चलता, पहले गैस बनता था और पेशेंट मर जाता तो पता चलता था कुछ था इसको जो ठीक नहीं हुआ, पेशेंट चला गया। अब इंडोस्कोपी है, इंडोस्कोपी में हम लोग एआई असिस्टेड डिवाइस लगा के रखे हैं, जो छोटे छोटे लीजन होते हैं एआई बता देता है कि यहाँ पे लीजन होने की संभावना है, यहाँ पे सर्च करो, ठीक है। ईआरसीपी के मेथड में भी एआई यूज कर रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक इन्हांसमेंट हुआ है बहुत ज्यादा। हम लोग वैसे लीजन और वैसे बीमारी को पकड़ रहे हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। कौन कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से लोग अपने गट हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहली बात की कच्चा चीज बहुत अच्छे से खाना, ठीक है। तेलीय चीज नहीं खाना, तेल में छना हुआ चीज नहीं खाना, खाने के बाद टहलना, रात में खाने और सोने के बीच में 4 घंटे का गैप रखना, और जब भी खाना खाना तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होके मेडिटेशन की तरह खाना खाना, च्यू करना अच्छे से, कम 20-25 मिनट टाइम देना। इवन आप खाना करने जाते हैं स्टूल में करते हैं उसमें भी मोबाइल यूज नहीं करना, उसमें भी अच्छे से उसको पास होने देना, नहीं तो ये चीजें आपको डिफिकल्टी डिजॉर्डर के रूप में दिखती है। बार बार पैखाना जाना जो समस्या होती है, एक बार में साफ नहीं होता, उसी के कारण हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप करते हैं तो आपका पेट जो है आपके कंट्रोल में और आपके साथ रहता है। गट हेल्थ को रखने के लिए ऐसे कोई सिग्निफिकेंट फूड होते हैं जो कि 2-4 ऐसे फूड हो जो कि बहुत अच्छे होते हैं गट हेल्थ के लिए? जैसे मैं मानता हूं कि जो फूड की मैं बात करूं तो लो फॉडमैप जो फूड होते हैं वो अच्छे होते हैं, और जो चीजें आपकी मान के चलो, आप जो साउथ इंडियन फूड की मैं बात करता हूँ, इडली डोसा, ये सब गट के लिए बड़ा अच्छा होता है। एंड अजवाइन जो है उसका यूज, मेथी का यूज, ये सब गट के लिए, जिंजर का यूज, ये सब अच्छा माना जाता है, पेट को संतुलित रखता है। और उसके अलावा जो भी चीज फर्मेंट करके आप बनाते हैं, मतलब फर्मेंट आपने किया उसके बाद उसको खाया तो लाइट होता है, गट के लिए अच्छा होता है। जैसे कि फ्रूट्स जितने हैं, मतलब मैं 2-3 फ्रूट्स तो बताया था गैस वाले, लेकिन फ्रूट्स ओवरऑल गट के लिए बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन फ्रूट्स को मैं बोलता हूँ कि खाली पेट में मत खाओ, नाश्ता करो और खाने के लंच के पहले फ्रूट्स खाओ, ये टाइमिंग होना चाहिए फ्रूट्स का। हेपेटाइटिस बी, बिहार में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा संख्या है हेपेटाइटिस बी होने की। क्या ये हेपेटाइटिस बी बीमारी जो है क्षेत्र विशेष पर निर्भर करती है या क्षेत्र की कोई डेमोग्राफी या एनवायरमेंटल पर निर्भर करती है? हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण है वो 3 तरह से होता है। माँ से बच्चों को आता है, पति से पत्नी को आता है, या फिर ड्रग यूज कर रहा है या वहाँ ऑपरेशन के समय आ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है इसी तरह से फैलता है। तो जनरली किसी किसी फैमिली में सबको हेपेटाइटिस बी होता है अगर स्क्रीनिंग नहीं की जाती। तो स्क्रीनिंग की समस्या, अगर स्क्रीनिंग अच्छे से की जाए, अर्ली स्टेज में इलाज किया जाए तो हेपेटाइटिस बी को हम लोग रोक सकते हैं। तो मैं कहता हूँ यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की बात करता हूँ। जब भी आप कॉलेज में गए तो सबको हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करा लेनी चाहिए एक बार लाइफ में, और देख लेना चाहिए कि है कि नहीं। जो नॉर्मल लाल पैथ ये सब जो टेस्ट करते हैं उसमें हेपेटाइटिस बी सी होता नहीं। मैं यहाँ से उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें जो नॉर्मल स्क्रीनिंग आप लोग कर रहे हैं, जो पैकेज दे रहे हैं, उसमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV की जांच होनी, वायरल मार्कर्स बिल्कुल होनी चाहिए। समोसा, चाउमीन, बर्गर, है ना, छोले भटूरे, मतलब बाहर रेडी पर बिक रहे हैं या कंटेमिनेटेड हैं, वो शुद्ध नहीं है। तो अगर, और सब लोगों को पता है कि, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को पता है, जानकारी है कहीं ना कहीं कि कौन कौन से फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। समोसे खाएंगे सबको पता है कि समोसा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो समोसा चाँप जाते हैं, बाहर का सुबह से शाम तक बाहर खाते हैं। तो इनका भविष्य एज ए गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट आप इनका भविष्य कैसे देखते हैं? कि मैं हमेशा बोलता हूँ अगर जीभ पे कंट्रोल नहीं है तो पेट पे आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, फिर पेट आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें जो है ओकेजनल चलनी चाहिए, मैं मना नहीं करूंगा, लाइफ है, कभी कभी खाना है, बिल्कुल खाना है, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना है, इससे दूरी बना के रखनी है। और जो भी चीजें हैं, बाहर के समोसे में प्रॉब्लम क्या होती है, एक तेल में वो मल्टीपल टाइम उसको छानते हैं तो तेल भी बड़ा डेंजरस और हानिकारक हो जाता है, ट्रांस फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये हार्ट को भी बड़ा इफेक्ट करता है। मैदा तो है ही, और उसमें तेल भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीजों को महीना में एक बार, मैं बोलता हूँ महीने में, या बहुत हुआ तो 15 दिन में एक बार करें, और जनरली अवॉइड करें। एडल्ट का समझ में आता है, लेकिन बच्चे हैं 5 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 15 साल के, चिप्स, बिस्किट, फास्ट फूड, इन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित रहते हैं। तो इनके लिए भविष्य के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? बच्चों में मैंने बोला कि पेडियाट्रिक NFLD शुरू हो गया, फैटी लीवर होने लगा है, तो ये इसी के कारण हो रहा है। ये आपका जो प्रोसेस्ड फास्ट फूड है, तो इनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
मैं गार्जियन जो सुन रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगा कि बच्चों को जितना हो सके स्ट्रिक्ट होकर इन चीज़ों से दूरी बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी, अर्ली मेनार्क, अर्ली पॉवर्टी सब फीमेल में बड़ा कॉमन हो गया है और ये चीज़ें बड़ा हानिकारक होती जा रही हैं। तो इससे इनका लीवर और गट दोनों का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगा अर्ली स्टेज में। इसलिए मैंने बोला ना कि आजकल कम उम्र के बच्चे कॉन्स्टिपेशन लेके आ रहे हैं, गैस की मरीज बन रहे हैं, लीवर फैटी हो रहा है। तो ये सारी चीजें यही है, जो फाउंडेशन यहीं से गड़बड़ हो रहा है। कुछ समय से देखा गया है बड़ी सोसाइटीज में इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रचलन बढ़ा है, कितना सही है ये? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड। अब फास्टिंग मेरे हिसाब से आप जो नॉर्मल खाना पीना है और उसको फॉलो करें तो वो बहुत अच्छा है। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, ये सारी चीजें जो है बहुत प्रमाणित नहीं है, बट इंटरमिटेंट फास्टिंग से गट को रिलीफ मिलता है, ये प्रमाणित है। गट रिलैक्स होता है, गट को रिलैक्सेशन का एक तरीका है कि आपने फास्टिंग किया तो गट की जो चीजें हैं वो रिपेयर होती हैं और वो अपने आप को फिर से हील करती हैं। यूनिवर्सल देश का सबसे बड़ा पेय पदार्थ चाय। क्या चाय कारण है एसिडिटी होने का? बिल्कुल कारण है। चाय में दूध है, दूध से एसिडिटी होती है। और चाय जो लोग पीते हैं भूल जाते हैं 3, 4, 5, और उसमें चीनी है जी। तो चीनी और दूध को तो मैंने पहले ही बंद करने बोला है। तो अगर बहुत चाय के शौकीन है, चाय पत्ती यूज करें, उसमें गर्म पानी डालें, नींबू डालें, पी जाएं ब्लैक टी बिना चीनी के। ठीक है, ब्लैक टी यूज करें। नंबर 1 चाय के अगर बहुत शौकीन है। चाय तो मैं अच्छा मानता ही नहीं हूँ, ब्लैक कॉफी को ज्यादा अच्छा मानता हूँ। ब्लैक कॉफी प्रूवन है फैटी लीवर को रिवर्ट करता है। तो अगर आपको फैटी लीवर है और आप कॉफी के शौकीन है तो ब्लैक कॉफी पिए। ब्लैक कॉफी आपके लीवर को मजबूत करता है। आप अल्कोहल पीते हैं साथ में ब्लैक कॉफी पिया करें, ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड फॉर योर लीवर। बट चाय का कोई बेनिफिट नहीं देखा गया है। चाय एक शौक है। अगर बहुत ज्यादा शौकीन है और गैस की भी समस्या है तो चाय को ब्लैक टी में बदल दें और उसका कंजम्पशन। अगर चाय पी ही रहा है कोई तो दिन में कितनी चाय ठीक है? 1 सुबह खाली पेट? बस नहीं, खाली पेट नहीं। खाली पेट चाय पीनी चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं, खाली पेट बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। फैशन है, ट्रेडिशन बन गया। हमेशा नाश्ता करें फिर चाय पिए, नाश्ता के बाद पिए। हमारे दर्शकों के लिए आपकी विशेष सलाह? हंसते रहो, जिंदगी छोटी है, रिग्रेट करने का टाइम नहीं होना चाहिए। तो जितना समय है आपके पास, सबसे बड़ी चीज की खुशी जो है वो पैसे और पद की मोहताज नहीं होती है। एक रिक्शा चलाने वाला भी बहुत ज्यादा खुश होता है और हमने अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी और बिजनेसमैन को भी रोते हुए देखा है, नींद गायब होते हुए देखा है। तो खुशी ये आपके पैसों और आपके पावर पे डिपेंड नहीं करता है। तो उसको लाने की कोशिश करते रहिए। ये एक बिहेवियर होता है, हंसना, खुश रहना। क्योंकि आधी से ज्यादा बीमारियां जो हैं ये आपकी हंसी और खुशी ही बदल देती है, उसको ठीक कर देती है। पहली चीज खुशी। दूसरी चीज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, नींद। जो लोग भागने में बिजी हैं वो अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। नींद को सोचते हैं कम करके हम लोग उसका भी यूटिलाइज कर दें। तो ब्रेन आपका जो एफिशिएंसी है, या गट का हो या ब्रेन का हो, उसको हीलिंग करने का टाइम देना। तो नींद 8 घंटे की मिनिमम लेनी है। तीसरी चीज है खाना। मैं बोला कि खाना जो है इतना अच्छा खाओ कि दवाई की जरूरत ही नहीं पड़े। तो खाने की थाली जो है अच्छी होनी चाहिए, जो मैंने बताया। तो चौथी चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना। जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आती है, मैं थक जाता हूं बोल बोल के। मैं 50% पेशेंट में बोलूंगा, 50% मतलब 100 पेशेंट आज मैंने देखा तो 50 पेशेंट ओवर थिंकिंग वाले, जिनको गैस है, ये थिंकिंग में है कि मुझे प्रॉब्लम है। इसको कम करना है। आपका जो कंसर्न है बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप डॉक्टर के पास पहुंचे, अच्छी चीज है। डॉक्टर ने देखा आपको, आपका इलाज हुआ, आपको डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक है, उसको मानना है और इस चीज को अपने अंदर भी डालना है। ब्रेन आपका कभी कभी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है आप ठीक है, तो उसको आपको मनवाना है, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। वो आपको ओन करने लगता है नेगेटिविटी के साथ, ये नहीं होने देना है। आपको इसको ओन करना है अपने हिसाब से इसको प्रोडक्शन में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट थिंग, सबको मिला के स्वस्थ जिंदगी का 3 आधार है। अच्छी सोच, पॉजिटिविटी। अपने कैरियर को मजबूत बनाने के लिए सोचिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सोचिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए सोचिए। आपका शरीर, ये तीनों चीजें होते रहेंगी अच्छे ढंग से तो आपका शरीर अपने आप ठीक होते रहेगा। ठीक है, कुछ तकलीफ मिलती है छोटी मोटी, अगर लगे कि ये अच्छी नहीं है तो डॉक्टर से जरूर मिले और डॉक्टर से के संपर्क में रहें। बट उस तकलीफ का इलाज इंटरनेट पे ना ढूंढे, चैट जीपीटी पे ना ढूंढे। हाँ, ये वाले पॉडकास्ट से ढूंढ सकते हैं जहाँ पे एक विशेषज्ञ आके आपको जानकारी दे रहे हैं। और ना ही सेल्फ इलाज करने की कोशिश ना करें। कभी कभी सेल्फ इलाज इतना हैजार्डस हो जाता है कि आपको सीधे इमरजेंसी में पहुंचा देता है। तीसरी चीज, बेसिक बीमारियों की जानकारी रखें। मैं तो कहता हूं कि 5th क्लास से ही मेडिकल साइंस का कुछ चैप्टर ऐड कर देना चाहिए। 6th क्लास से बच्चों को बायोलॉजी तो पढ़ाई रहो, कुछ बीमारियों का ज्ञान देना शुरू कर दो। सर्दी खांसी कैसे होता है, पेट में दर्द कब होता है, अपेंडिक्स कब समझना है, गॉल ब्लैडर का स्टोन में क्या समझना है, कैंसर का क्या लक्षण है। ये चीजें हमको लगता है करिकुलम में एनसीईआरटी के डाल देनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज है। जैसे आपको पता होता है कि
ट्रैफिक में अगर लाल हो गया सिग्नल तो रुकना है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये बेसिक चीजें भी बताई जानी चाहिए कि अगर शरीर में कहीं लाल हो जा रहा है तो ये क्यों लाल हो रहा है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसी तरह से बॉडी का भी एजुकेशन बहुत जरूरी है, मिलना चाहिए। ये तीसरी चीज। चौथी जो चीज मैं बोलता हूं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आपको हेल्दी बनाता है। तो अच्छे रिलेशनशिप में रहिए, त्यागी भाई जैसे दोस्त बनाइए, उनके साथ बैठिए, एक चाय चलेगी उनके साथ, एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है। हंसिए, खेलिए, एंजॉय कीजिए। और हमेशा पाना ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत बार जो मिला है उसको अप्रिसिएट करके जिंदगी में खुश रहना भी बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, आपके पास अगर है मम्मी पापा, बहुत लोगों के पास नहीं है। आपके पास 2 आंखें हैं तो बहुत लोगों के पास 2 आंख नहीं है। आपके पास हाथ है तो बहुत लोगों के पास हाथ नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। गांधी जी कहते थे, लिख के गए, सब जगह मिलता है देखने के लिए। जब आप लगे कि आप बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं, तो आप उस भिखारी को देखिए जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, उनसे अपनी तुलना करके देखिए तो लगेगा कि आप बहुत अमीर। तो ये रिलेटिव चीजें होनी चाहिए और दिमाग को पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट इन्फ्यूज करना है। और बहुत ही एफर्मेशन के साथ ये कहना है कि मैं बिल्कुल फिट हूं और मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है। क्योंकि आपका जो 18 से लेकर 28 से 18 से 38 वाला जो उम्र है, वो अपने शरीर पे ध्यान देने से ज्यादा समाज की उन्नति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए खर्च होना ज्यादा जरूरी है। आपकी मित्र मंडली देखिए बहुत बड़ी है और मैंने पता भी किया है वो आपके स्कूल फ्रेंड भी हैं जो कि आज तक हैं, जिनमें से कई मतलब 5, 6, 10 से भी ज्यादा डॉक्टर भी हैं। क्या खास बनाता है आपको मित्रता बनाए रखने में? जैसे मेरा जो मानना है कि दिन भर आपने जो काम किया वो 10 मिनट का जो बिना काम की जो बातें होती है दोस्तों के साथ में, उससे आप जवान हो जाते हैं। वही आपको यंग बना के रखता है, जिसको हम लोग बहुत बकैती जो शब्द यूज करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है। अननेसेसरी टॉक भी जरूरी है। हमेशा कारण जानना, समझना, साइंस की ओर बातें करना ये जरूरी नहीं होती है। कभी कभी बैठ के बिना किसी एमलेस पॉइंट पे भी बात होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये दोस्तों के साथ ही संभव है, वो प्रोफेशनल लोग के साथ आप नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज कि आप जब वहां बैठते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो आप अपना पोस्ट, पावर, ईगो सब छोड़ के जाते हैं और वहां पे वो वही पुरानी दोस्ती है, वही पुराने दिन याद करते हैं हम लोग बैठ के। वो आपको रेजुवनेट करता है, वो आपको फिर से आपको यंग बनाता है। ये चीजें बड़ी जरूरी हैं लाइफ को हेल्दी रखने के लिए। दोस्ती होनी चाहिए, दोस्तों के साथ बैठना भी चाहिए, टाइम स्पेंड भी करना चाहिए और अपने दिल की बात एक तो ऐसा हमराज जरूर रखना चाहिए जिससे आप सारे दिल की बात बता सको। तो ये वाली बात आप अपनी वाइफ के लिए रखे हैं या किसी मित्र के लिए रखे हैं? नहीं, मेरी वाइफ भी मेरी मित्र ही थी, बाद में उससे शादी हो गई, पहले दोस्ती ही थी। लव मैरिज की है? लव मैरिज है और 8-10 साल की दोस्ती के बाद शादी हुई। तो मित्रता जो है मेरी, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं और मेरी वाइफ तो है ही, जिससे मैं, जो मेरे हमराज है, जिसको मैं सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक। परम मित्र कौन कौन है आपके, नाम लेना चाहेंगे? परम मित्र हमारे एक डॉक्टर गौरव हैं जो मेरे नवोदय में 6th क्लास से मेरे साथ थे। एक प्रदीप हैं, वो मेरे मित्र हैं। और ऐसे एक विक्रम हैं जो बैंक में काम करते, वो भी नवोदय। नवोदय के दोस्त मेरे बहुत सारे हैं जो मेरे बहुत घनिष्ठ हैं। क्योंकि स्कूल में मानता हूँ, अभी भी यही मानता हूँ, स्कूल वाली दोस्ती जो होती है ना, वो अमर होती है, वो हमेशा के लिए रह जाती है। बाद में जो दोस्त बनते हैं ना, वो थोड़े प्रोफेशनल रहते हैं, बात लेकिन होते हैं, दोस्ती तो वहाँ भी होती है। कॉलेज में भी दोस्ती हुई मेरे। कॉलेज में एक अरुण मेरा दोस्त बना, बहुत बड़ा ENT का डॉक्टर है, अभी पूरे झारखंड का नंबर 1 डॉक्टर ENT का है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे DMCH में कॉलेज लाइफ में हर एक तीसरा दिन वो मटन बनाता था और मैं खाता था उसका। मतलब वो जरूरी था, फिक्स था, एग्जाम हो नहीं हो, उसका मटन बनना और हमको खाना है। तो सारा जो लाता था मैं बनाता था, वो मैं बटा हुआ था, काम डिवीजन बटा हुआ था। तो ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो जिनके नाम सोचने भर से ही दिल खुश हो जाता है। आपको जो है समाज सेवा करते हुए बहुत देखा जाता है, गाँव में जाके कैंप लगाना, फ्री में इलाज करना, फ्री में दवाई बांटना, खुशी। इवन मैंने ये भी पता किया है कि आपके क्लिनिक पे या कहीं भी मरीज आ रहा है, उसके पास फीस है तो दे दे, वो भी ठीक है, अगर नहीं है वो भी चलेगा। इवन उसको फीस भी नहीं दे रहा, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो आप जो है उसको दवाई भी दे के घर भेज देते हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन इज राइट, अधिकार है आपका। तो अगर आप सही में लाचार हैं और आपने मुझे बता दिया कि मैं लाचार हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो मैं उस चीज के लिए हमेशा तैयार हूं। मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू बता रहा हूं कि अगर कोई आ जाए और ये बोले कि सर आप त्यागी जी के साथ आपका पॉडकास्ट देखा था, आपने बोला था मैं फ्री में इलाज करता हूं, मैं उस समय फ्री लिखने के लिए, आज मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज में फ्री करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं इस चीज को हर एक जगह पे पब्लिकली बोलता हूँ कि आपका अधिकार है। आपके पास पैसे हैं तो पैसे से इलाज कराइए, झूठ मत बोलिए। आपको पैसे नहीं है तो खुद दिख जाता है। मुझे PMC से बहुत सारे मरीज हैं, बहुत बार ऐसा हुआ कि खून की उल्टी हो रही थी, ऑपरेशन नहीं होता तो वो मर जाता, उनके पास पैसे नहीं। तो मैंने उस लेवल पे जाके काम किया, रिस्क लिया, बिना पैसे का भी इसका ऑपरेशन किया और बिल्कुल वो मरीज ठीक है और आता है तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वो खुशी जो है, मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट में रखे हो पैसे उतनी खुशी नहीं देते हैं जो ये डेली आप जो करते हैं, वो जो खुशी मिलती है। तो मेरे तरफ से तो हमेशा रहता है यार,
50 मरीज देखा, 10 फ्री में देखा, कोई तकलीफ नहीं। अब आइए दिखाइए, बस गुडविल में रहिए। और जो मेरा मन है कि मैं स्वास्थ्य जो है वो घर घर तक पहुंचाऊं और हेल्दी इंडिया क्रिएट कर सकूं। हेल्दी इंडिया मेरा विजन है कि सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, पीड़ा कम है। आप भी वही चाहते हैं कि समाज से पीड़ा कम। बिल्कुल। अननोन ब्लेसिंग्स भी जरूरी होती हैं। बहुत जरूरी। एज ए डॉक्टर, आप गांव देहात या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अवेयर फैलाने के लिए आपके भविष्य में क्या क्या योगदान रहेंगे या क्या करना चाहेंगे? जैसे मैं तो अभी बताया, मैंने आपको अभी पॉडकास्ट के पहले, मैं यूट्यूब चैनल बनाने जा रहा हूँ। उस यूट्यूब चैनल के थ्रू भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैं साझा कर सकूं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो मेरा मेडिकल कैंप है, अभी तक मैंने कुल मिला के 20 या 25 कैंप किए हैं और मेरे हिसाब से आपको बिलीव नहीं होगा, लगभग 50,000 लोगों को मैंने मुफ्त में इलाज और दवाइयां दी हैं। तो ये 50,000 को मैं 50 लाख तक ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरे बिहार में मेडिकल कैंप में करा सकूं। मैंने उसके लिए डॉक्टर धीरज वेलफेयर फाउंडेशन बनाया है और इस फाउंडेशन के थ्रू मैं हर एक काम करना चाहता हूँ। इस बार मैंने 500 लोगों को चश्मा दिया, उसके बाद उसमें से 80 लोगों को सिलेक्ट करके उसकी कैटरेक्ट की सर्जरी भी बिल्कुल मुफ्त में करवाई। तो ये चीजें हो रही है और मैं इस चीजों को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करता हूँ, बट मैं कर रहा हूँ इसको। और मैं सुनता था कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मैं कहता हूँ अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। अगर आप में काबिलियत है, आप में जुनून है, जज्बा है, तो आप कर सकते हैं। और समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ मेरे साथ आप लोग जुड़े, इस पॉडकास्ट के थ्रू आप जुड़े, आप मुझे बताएं कि सर मैं आपके साथ हूँ। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैं जब कैंप करने जाता हूँ, संडे के दिन जाता हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर, एक ही दिन उनको मिलता है डॉक्टर बेचारे को संडे, वो बेचारे सर एक कॉल पे वो चले आते हैं। कोई फायदा नहीं, फ्री सेवा करने के लिए। हमारे पास डॉक्टर की इतनी लंबी लिस्ट है और सब लोग हमेशा तैयार रहते हैं। दिस इज द ब्यूटी। मैंने देखा है आपके एक कैंप में 3,500, 4,400, 5,500 हजार मरीजों की संख्या होती है। बिल्कुल, 5,5 हजार मरीज जाते हैं और सबको दवाई और सबका जांच भी होता है फ्री, सब कुछ फ्री, एवरीथिंग। बहुत सुंदर। आप इतना अच्छा कर रहे हैं बिहार के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बेहतर भविष्य के लिए और के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात कि आप भी बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत आपने जो ये पॉडकास्ट जो शुरू किया है, मैं बताता हूँ, ये एक दिन क्रांति बनेगी। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, मेरे नवोदय के स्कूल में सबसे आगे लिखा हुआ था, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। आप पहला स्टेप जो होता है वो सबसे टफ स्टेप माना जाता है, वो भारी होता है, पहला कदम आपने वो रख दिया है। और मैं बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट इंडिया का सबसे नंबर 1 पॉडकास्ट बनेगा एक दिन आने वाले समय में। और लोग इससे कनेक्ट करेंगे। मैं खुद लोगों को बोलूंगा उस पॉडकास्ट में जाओ और जानकारी दो। और हेल्थ पॉडकास्ट की जरूरत है इंडिया में, क्योंकि लोग में जो अवेयरनेस है वो इसी के थ्रू फैलेगा। और अच्छे लोगों के थ्रू आप फैला रहे हैं उसको, आप विशेषज्ञ लोग को बुला रहे हैं, उसके थ्रू ये जानकारी दिलवा रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है, इसकी जो धारा बह रही है आपके पॉडकास्ट के थ्रू, ये बहुत ही क्रांतिकारी है। उसके लिए मैं साधुवाद करता हूं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार।